नमस्कार, मैं हूँ सुमित आज़ाद और राजनीति मंथन के इस 5वें एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। बाकी के 4 जो पिछले एपिसोड है यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो का बहुत ही सिंपल सा और एक साधारण सा सवाल है लेकिन बहुत गंभीर और उसका समाधान हम खोजने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो विषय पर थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ, फिर हम परिचय कराएँगे हमारे जो मेहमान हैं आज। कि जो भारत में वर्तमान की स्थिति है कि जो जनता राजनीतिक पार्टियों से बहुत ज़्यादा परेशान जब हो जाती है, कोई उनकी सुनता नहीं है, तब उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आती है तमाम तरह के आंदोलनों में। भारत के अगर इतिहास के कुछ दिनों की बात कर लें तब भी कई सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन आंदोलनों का निष्कर्ष भी जब ये निकलता है कि जनता की उम्मीद तो पूरी नहीं होती, लेकिन हर एक आंदोलन से हर एक नेता अपनी गद्दी चमका लेता है, लेकिन जनता पहले की ही तरह हमेशा तड़पती रह जाती है। क्या हो सकता है इसका समाधान? हम इसी के समाधान को ढूँढने का प्रयास करेंगे। ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से 8 पीएम क्रांति से शशांक सखा जी और भारतीय परिवार से शिवांक यादव जी। तो बहुत-बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। नमस्कार जी, सुमित भाई। नमस्कार सखा जी। नमस्कार। इसके अलावा तीसरे और एक और मेहमान हैं जो थोड़ा विलम्ब से तो आएँगे लेकिन बीच में अगर वो भी पॉसिबल हुए तो उन्होंने थोड़ा-सा टाइम माँगा है तो उनको भी हम ले लेंगे। फिलहाल तो अभी 2 मेहमान जुड़े हुए हैं तो इनसे हम चर्चा शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं शिवांक जी आप ही के पास आऊँगा और विषय आपने सुन लिया कि जनता के पास एक ही ले वीडियो रुक रहा है। भारी जबरदस्त रुक है। गया। अभी आवाज़ सुमित ठीक आ भाई रही मेरी? आपका कनेक्शन थोड़ा रुक गया था। दोबारा जी, एक बार जी। बता दीजिए क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, अभी अगर सही सुन पा रहे हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ आप कि सुन अभी पा रहे हो, पिछले सुन पा रहे हो। इतिहास भारत के इतिहास में जो चाहे किसान आंदोलन मैं डायरेक्टली बात करूँगा जिससे कि लोगों को समझ में जल्दी आ जाए। किसान आंदोलन हो या जो अन्ना आंदोलन, ये 2 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े आंदोलन भारत के इतिहास में अभी तक के वर्तमान में बड़े-बड़े आंदोलन थे। इनसे भी अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो वो नहीं मिलता जो जनता एक्चुअल में चाहती थी, चाहे वो अन्ना आंदोलन से, चाहे वो किसान आंदोलन से। हुँ। क्या आपको सबसे पहले तो ये लगता है कि ये इस तरह के जो आंदोलन है वो पहले से प्रायोजित होते हैं? और अगर इस तरह के आंदोलन प्रायोजित होते हैं तो जनता कैसे पहचान पाए फ्यूचर में कि कोई अगली बार फिर से कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उनका साथ देना है, नहीं देना है, कैसे पहचान पाएगी जनता? शिवांग जी सीधा-सा सवाल और आपका उत्तर। देखिए, आंदोलन तो हम देखें आंदोलनों का इतिहास तो बहुत पुराना है। अंग्रेज़ों के समय से ही भारत में आंदोलन शुरू हो गए थे। उस समय भी जब आंदोलन होते थे छोटे या बड़े तो पूरी जनता एक साथ आ जाती थी। उसी समय से फिर क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, उसके बाद के जो आंदोलन है, उसमें थोड़ा-सा हमें ये देखने को मिलता है कि कई आंदोलन तो प्रायोजित दिखाई देते हैं। क्योंकि उस समय जब वो हो रहे होते हैं, तब तो लोग अनुमान नहीं लगा पाते कि ये आंदोलन प्रायोजित है। जब वो आंदोलन खत्म हो जाता है, उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आता है उस आंदोलन से, तब जो कुछ लोग हैं समाज में, वो उसका एक निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि भई ये आंदोलन प्रायोजित था या स्वतः ही हुआ था, अपने आप ही हुआ था। अब जैसे कि हम देखें सबसे अभी जो पिछला हुआ था बड़ा एक आंदोलन अन्ना हज़ारे जी जब दिल्ली आए थे, तो उस आंदोलन में बहुत लोग लगे, बहुत पूरा समाज एक साथ आ गया। लेकिन फिर बाद में इस बात की कुछ लोगों को समझ बनी कि भई ये आंदोलन एक प्रायोजित आंदोलन था, पहले से तय था, निश्चित था। और अभी का जैसे किसान आंदोलन है, उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में आऊँगा कि ये आंदोलन के बारे में क्या विश्लेषण है। लेकिन जो अन्ना हज़ारे जी का आंदोलन हुआ था, वो पूरा का पूरा प्रायोजित था क्योंकि आंदोलन जनता का एक गुस्सा निकालने की एक प्रक्रिया होती है। क्योंकि ये जो हमारे देश में आज जो प्रक्रिया चल रही है कि भई इलेक्शन होते हैं 5 साल के अंदर और जनता को अपना एक प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है कि भई हमारे प्रतिनिधि ये है। लेकिन जनता चाहे माने या ना माने लेकिन होता यही है कि जब कोई भी प्रतिनिधि आता है, वो समाधान नहीं निकाल पाता समस्या का। वो कोई समाधान नहीं निकाल पाता, समस्या और गहराती जाती है। भले ही नेता कितना भी बोल ले कि मैं नौकरी दे दूँगा या मैं रोज़गार दे दूँगा, मैं ये समस्या खत्म कर दूँगा, लेकिन असलियत में दे नहीं पाता कुछ। उल्टा कम करते जा रहे हैं साल दर साल। तो जनता त्रस्त उसको समाधान कुछ समझ नहीं आता कि भाई ऐसा कर क्यों रही है? उन्हें ऐसा विश्वास होता है अपने नेता के ऊपर कि ये हमने इसको बिठाया है, तो ये तो हमारे बारे में अच्छा ही सोचेगा।
मोदी हो या राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, कि भाई कोई अपनी जनता के बारे में बुरा क्यों सोचेगा कोई भी नेता। भारत के लोग भाव से थोड़े से पवित्र हैं इस मामले में, तो वो अपने नेता पे बहुत विश्वास करते हैं, और नेता के पास जब कोई उपाय नहीं निकलता अपने पूरे कार्यकाल में, तो जनता परेशान हो जाती है फिर। अब जैसे एक समय पे कांग्रेस से बहुत त्रस्त हो गई थी जनता, तो जो जो लोग आंदोलनों को प्रायोजित करते हैं, जो उनका प्रयोजन करते हैं, उन लोगों को ये बात समझ आने लगती है कि अब इस समय जनता त्रस्त है, परेशान है इस काल से। तो उसका गुस्सा निकालने के लिए क्या किया जाए? उसका गुस्सा निकालने के लिए एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाती है कि जनता का गुस्सा निकल जाए पूरा का पूरा। जो भी एक गुब्बार उनके अंदर तैयार होता है, भाई एक गुब्बारा होता है ना, उसमें हवा भर गई, तो उसकी हवा निकालने के लिए एक पिन मारनी पड़ती है, तो वो पिन मारने का काम जो होता है ये आंदोलन करते हैं, प्रायोजित आंदोलन। तो उसी तरीके से उस समय जो एक गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया लोगों के अंदर कि भाई ये कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई इतने साल में, भाई हमने सबको वोट दे दिया, तो उसका एक गुबार निकला उस आंदोलन के माध्यम से, जो 2011 में हुआ। फिर उस आंदोलन के बाद एक नई सरकार ला दी गई। और ये जो आंदोलन प्रायोजित आंदोलन होते हैं, इनके देखिए एक तीर से दो निशाने लगाए जाते हैं। पहला निशाना तो ये कि जनता के अंदर जो गुस्सा है उसको शांत करा दिया आंदोलन के माध्यम से। जी दूसरा निशाना ये लगता है कि भाई जिसको वो सत्ता में लेके जाना चाहते हैं, भाई अगर लोगों का विश्वास कांग्रेस से हट रहा है या किसी और पार्टी से हट रहा है, तो उसकी जगह पे दूसरी जो पार्टी लेके आनी है उसका माहौल तैयार करके उसको सत्ता में पहुंचा देते हैं, अपने व्यक्ति को, जो बात उनकी ज्यादा सुनेगा, जो उनकी ज्यादा नीतियों को लागू करवाएगा, जो ज्यादा एग्रीमेंटों पे साइन करेगा, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की दौड़ में आगे रखवा दिया जाता है। इसी तरीके से हम देखें तो आप जब 1992 के समय में जब ये करते राम कौन मंदिर लोग हैं, ये प्रायोजित जो आप बता रहे हैं कि वो ये प्रायो हैं कौन लोग? देखिए लोगों की बात करेंगे तो जिसके बारे में हम लोग बताते हैं कि भाई जो जैसे किसी भी देश में कोई कंपनियां हैं, तो जैसे राजीव दीक्षित जी को, अगर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन्होंने अधिकतर ने राजीव दीक्षित जी को सुना होगा, तो राजीव दीक्षित जी ने जो बात बताई, उन्होंने बताया कि भाई सरकारों के ऊपर कंपनियां बैठी हुई है, ये जो कंपनियां हैं ये सरकारों को चलाती हैं, ये सरकारों को पैसा देती हैं, सरकारों को पूरी मदद देती हैं कि भाई तुम अपनी सरकार बनाओ, तुम्हारी सरकार बनानी है, तुम्हारी नहीं बनानी है। तो ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों की अपनी ताकत नहीं होती। जब हमने खुद इस बात पे चिंतन करा, थोड़ा सा देखा, गहराई में गए कि ये जो कंपनियां हैं इनकी अपनी कोई ताकत नहीं होती है, कंपनी के पास अपना कोई पैसा नहीं होता है, कंपनी को हमेशा फाइनेंस किया जाता है। एक कंपनी एक रात में ही, वॉलमार्ट जैसी कंपनी एक रात के अंदर भारत के अंदर आके सारे छोटे व्यापारी को खत्म कर देती है। कैसे खत्म कर देती है? उस कंपनी के अंदर मान लीजिए 10 लाख करोड़ का फंडिंग की गई, उसको फाइनेंस किया गया कि भाई 10 लाख करोड़ थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, मान लीजिए 1 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग कर दी गई उस कंपनी में, 1 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग कर दी गई। अब उस कंपनी के पास आप ये समझिए कि पूरा, ये समझिए 2 साल है उसके पास पूरी मार्केट को कैप्चर करने में। मान लीजिए कोई अब समाज के अंदर एक पैंट या फिर कोई भी चीज जो लोग बना रहे थे वो 500 रुपए की आ रही थी, वॉलमार्ट ने उस चीज को कर दिया 300 रुपए का, तो सारा समाज, स्वाभाविक है लोग 300 रुपए की पैंट खरीदना शुरू करेंगे। उसने क्या करा, वॉलमार्ट ने अपना नुकसान झेलते हुए, पर उसको भी 300 रुपए में कोई फायदा नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि उसके पास फाइनेंसिंग इतनी थी कि वो 2 साल तक नुकसान झेल सकती है, इतना पैसा था उसके पास, तो उसने 2 साल तक नुकसान झेल के पूरी मार्केट कैप्चर कर ली। 2 साल में सारे जो छोटे व्यापारी थे उनका सारा बिजनेस खत्म करके उनको दुकानें बंद करवा दी। जब उनकी दुकानें बंद हो गई, पूरा बिजनेस कैप्चर कर लिया, पूरी मार्केट कैप्चर कर ली, उसके बाद फिर वॉलमार्ट ने अपनी 300 रुपए की जींस को 400 रुपए की कर दिया 2 साल के बाद, फिर उसको 600 की किया, 1000 की कर दिया। तो एक समय पे तो देखने पे लोगों को लगता है कि भाई जब प्राइवेट हो गई चीज तो अच्छा हुआ है, लेकिन वो हम जब लंबी प्रक्रिया में देखते हैं तो नुकसान होता है। छोटे, जितनी चीज डिसेंट्रलाइज रहती है उतनी अच्छी रहती है। तो ये जो कंपनियां हैं ये शासन करती हैं सरकार के ऊपर, लेकिन कंपनी की अपनी ताकत नहीं होती। कंपनी के पास जो पैसा होता है वो पैसा उसको फाइनेंस किया जाता है बैंकों के द्वारा। और ये जो बैंकों की व्यवस्था है, इस बैंकों की व्यवस्था के ऊपर भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो हम बताते हैं कि वे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज है। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, वो संस्थान ये तय करते हैं कि भाई इनके ये जो माफ कीजिएगा मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, जैसे कि कंपनियों के ऊपर आप ये देखें कि कंपनियों, ये जो बैंक है, इन बैंकों के ऊपर भी संस्थान है, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, WTO है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है,
ये संस्थान इन बैंकों की मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई किसमें कितना क्या किया जाएगा। फिर इनके ऊपर कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं जो ये तय करती है कि यूएन के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर, आईएमएफ के अंदर, ये जो विश्व के संस्थान है इनके अंदर कौन लोग बैठेंगे, किन लोगों को बिठाया जाना है। फिर उनके ऊपर कुछ और लोग हैं, कुछ वो, ये पिरामिड है जो धीरे धीरे कम होता जाता है ऊपर। तो वो कुछ चुनिंदा लोग बचते हैं जो पूरी दुनिया का भविष्य तय कर रहे हैं कि किस देश के अंदर कौन सी सरकार बैठेगी, किस व्यक्ति को बिठाना है, कब कौन सा आंदोलन छेड़ना है, कब कौन सा आंदोलन पीछे ले लेना है, किस देश में कब युद्ध करवाना है, किस देश को किस देश से युद्ध करवाना है, वो ये पूरी परिस्थिति वो लोग तय करते हैं। तो ये अगर मैं सीधे की आपसे नाम जानना चाहूँ, चूंकि आपने रिसर्च तो किया ही है, वो जो सबसे टॉप वालों की जो बात कर रहे हैं, आप एक बार नाम बताएं। नाम में देखिए कुछ परिवार हैं, जैसे वो नाम अधिकतर बहुत लोग जानते भी हैं, रॉथशील्ड परिवार है। रॉथशील्ड परिवार है, ये लोग पहले क्या करते थे कि ये लोग पहले सोनारी का काम था इनका, 1600 के आसपास सोनारी का काम था, वहां से इनकी प्रक्रिया पूरी शुरू हुई। क्योंकि सोनार थे, तो सोनार भी ऐसे सोनार नहीं थे कि बहुत बड़े, छोटे ही थे। उनके पास लोग, आसपास के जो लोग थे इनके पास अपना सोना रखते थे, तो उसमें इनको थोड़ी सी चालाकी सूझी कि भाई सोना रखते हैं तो कैसे लोगों को पर्ची बांट सकते हैं। पर्ची बांटी तो अपना पैसा चला दिया इन्होंने, अपनी साइन करी हुई पर्ची बांट देते थे, उससे अपना पैसा चलाया। अपना पैसा चला दिया तो इन्हें समझ आ गया कि हमारे पैसा चलाने से लोगों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। पैसा इनका चल गया। फिर एक समय बाद इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड वापस ले लिया, तो जो उस पर्ची के बदले सोना था इनके पास, वो इन्हीं का हो गया, सारा सोना इन्हीं के पास चला गया। दुनिया में जितना भी सोना था, जितना भी देशों के पास सोना था, वो सारा इनके पास एक समय पे चला गया। तो इनकी संपत्ति इतनी है कि कुछ लोग बताते हैं कि भाई 500 ट्रिलियन इनकी संपत्ति है। 500 ट्रिलियन हम हिसाब भी नहीं लगा सकते, इतनी इनकी एक मोटा मोटी एक संपत्ति है। तो उसके अंदर रॉथशील्ड परिवार है, उसी के अंदर फिर एक रॉकफेलर परिवार है। रॉकफेलर ये लोग भी वही थे, बैंकर थे। उसके बाद इन्होंने तेल के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, और फिर इसी में मॉर्गन है, मॉर्गन भी था, मॉर्गन ने स्टील के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके इनके अंदर ये एक थी खूबी कि ये चालाक बहुत है, ये परिस्थिति को भापना जानते हैं, और एक ही ब्लड लाइन से आते हैं। तो इनकी ब्लड लाइन का भी एक पूरा इतिहास है जो हम कभी आगे रखूंगा मैं, कि इनका पूरा इतिहास क्या है, उसको हम थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से रखेंगे अपने चैनल पर भी। उसके ऊपर एक किताब भी लिख रहे हैं। तो इनकी पूरी ब्लड लाइन है, उस ब्लड लाइन से निकले हुए लोग हैं, और इनका उद्देश्य यही है कि दुनिया के ऊपर हमें अपना शासन करना है। जो रॉकफेलर था, अभी जो मरा है 102 साल का होके, डेविड रॉकफेलर, डेविड, या पहला नाम मुझे शायद डेविड है। तो वो जो मरा था, तो उसका एक पूरा बयान था कि भाई आप स्वीकार करो या ना करो, दुनिया के अंदर एक विश्व सरकार तो बनेगी। उसका ये कथन है। तो विश्व सरकार बनाने का इनका उद्देश्य ये है कि पूरी दुनिया के अंदर एक छत्र शासन हो, और फिर ये दुनिया में के देशों में कैसे मैनिपुलेशन करना है, किस देश में सरकार गिरानी है, बिठानी है, आंदोलनों को छेड़ना है, कब छेड़ना है। 1992 में राम मंदिर का आंदोलन चला था देश के अंदर, तो वो भी ऐसे ही नहीं चला था। उस समय भी डंकल प्रस्ताव जब लाया जा रहा था देश के अंदर, विद्रोह, डंकल प्रस्ताव के खिलाफ किसान खड़े हो रहे थे, उसी समय पे एक आंदोलन लाया गया था ताकि उस तरफ से लोगों का ध्यान हट जाए राम मंदिर के ऊपर। तो उससे इन्होंने वही एक तीर से दो निशाने चले थे। एक तो उस तरफ से लोगों का ध्यान बटाया था, और दूसरी तरफ से एक दूसरा ऑल्टरनेटिव लोगों के सामने रख दिया था कि भाई अगर तुम्हारे सामने कांग्रेस ना हो तो एक दूसरी पार्टी हो जो कि हमारे ही इशारे से चलेगी। तो ये लोग इसी, जैसे अमेरिका में आज दो पार्टियां, उसी तरीके से दुनिया के अंदर इसी तरीके का सिस्टम लाना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक या दो ही ऑप्शन हो, ज्यादा ऑप्शन ना हो लोगों के पास। क्योंकि जितने ज्यादा ऑप्शन रहते हैं उतने ज्यादा व्यक्ति के बिफरने के चांसेस ज्यादा है। भाई मान लीजिए कोई एक व्यक्ति चला गया, जो निर्दलीय कोई विधायक या कोई भी एक प्रधानमंत्री के पद तक भी चला गया, तो उसके ये बोल देने के चांसेस ज्यादा है कि भाई मैं नहीं मानता तुम्हारा शासन, जाओ आज से मैं नहीं मानता, जितना भी कर्ज लिया हुआ सब मैं नहीं मानता। जैसे हरियाणा की तरफ एक कहावत होती है कि कर्ज नाट्या कर्ज पाट्या, मतलब कि भाई कर्ज का नाट दो तो पट गया। तो ऐसा कोई व्यक्ति आके ना बैठ जा सत्ता में कि भाई नहीं मानते, तो आज से इसी पे सीधे अब किसान आंदोलन पर भी मैं आपको लाना चाहता हूँ, बिल्कुल इसी क्रम में, कि अब इसको जरा थोड़ा सा और थोड़ा संक्षेप में बताइएगा कि अब ठीक अन्ना हजारे वाले आंदोलन को बड़ी आसानी से आपने समझा दिया और लोग समझ भी गए होंगे। किसान आंदोलन में क्या इनका रोल हो सकता है और क्या फायदा इनको मिला? देखिए, किसान आंदोलन में जहां तक हम थोड़ा उसमें रहे भी सम्मिलित, किसान आंदोलन में हमने उसमें भाग भी लिया, देखा अंदर से चीजों को, जितने किसान नेता थे, जितना हम जानते हैं किसान आंदोलन में इन लोगों का हस्तक्षेप नहीं हो पाया।
हस्तक्षेप नहीं कर पाए। वो एक स्वतः ही अपने आप नीचे से जन्मा हुआ आंदोलन था, क्योंकि अगर आप देखें तो पंजाब में, दिल्ली में तो बहुत बाद में आया किसान, पंजाब में तो और बहुत पहले से बैठे हुए थे, दिल्ली में तो नवंबर में ही आए हैं। उससे पहले बहुत पहले से, बहुत निचले लेवल से आंदोलन शुरू हुआ है, गांव-गांव से शुरू हुआ है। गांव में लोग अपने आसपास के टोलों को के ऊपर ही जाके बैठ रहे थे। तो ये आंदोलन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नेता आपके सामने प्रोजेक्ट किया गया है, नेता कोई प्रोजेक्ट नहीं किया गया। इसमें बहुत नेता थे, 40 लोगों की कमेटी थी। उस 40 लोगों की कमेटी में बहुत सारे किसान नेता हैं पंजाब के। तो ये आंदोलन जमीन से खड़ा हुआ आंदोलन था, इसमें उन लोगों का हस्तक्षेप नहीं हुआ पूरे आंदोलन में। सरकार अपनी तरफ से हस्तक्षेप करना चाहती है, नेता खड़ा करना चाहती है, लेकिन इसमें नहीं हो पाया। इसमें फिलहाल तो नहीं हो पाया इस किसान आंदोलन में। बाकी आगे कोई आंदोलन होता है तो उसको तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसमें तो ठीक है शिवांग जी, अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा और मैं सीधे सरहाद जी के पास आकर के पहले तो मैं इन दोनों आंदोलनों के बारे में भी आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप पिछली वीडियो में, मेरे ख्याल से कल ही अपना प्रोग्राम हो रहा था, तो आपने कहा भी था अन्ना के बारे में कुछ कि अगले कार्यक्रम में मैं जरूर इस पर जरा डिटेल में बताऊंगा। अन्ना जी के बारे में कुछ, अन्ना आंदोलन के बारे में एक्चुअल में तो वो खुलासा करने वाले थे, वो भी आप जरा बताएं क्यों ऐसा कहा था आपने कि पूरी तरह से वो प्लान था, या फिर किसान आंदोलन को लेकर के शिवांग जी का तो नजरिया आपने सुन लिया, आपका क्या नजरिया है? मैं दोनों आंदोलनों पर प्रकाश डलवाना चाहूंगा और उसके साथ साथ जो भी आप बताना चाहें। जी शिवांग। देखो, शिवांग ने जो बताया उसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। बहुत सही बताया कि ऊपर से बैठे कुछ लोग प्रायोजित करते हैं, लेकिन प्रायोजित के पीछे उनका मकसद क्या होता है, इस पर थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें तो हमें समझ में आ जाएगा। अन्ना आंदोलन ही नहीं, किसान आंदोलन भी एक तरीके से प्रायोजित था। अब प्रायोजित कैसा था? अगर मैं चाहूं कि अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, सपोज दैट मैं ही विश्व शासक का इस समय रचयिता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये कहूंगा कि दुनिया जो है वो मेरी तरफ बढ़े, जो मैं चाहता हूं वो मेरे लिए करे, और मैं जो चाहता हूं वो मेरे लिए करेगा, इसका ही मेरा प्रयास है। अब इसमें दो तरीके के लोग होंगे। इसमें एक होंगे कि जो ये कहेंगे कि आप बताइए हमें करना क्या है, तो उसमें अन्ना जैसे लोग, उसमें केजरीवाल जैसे लोग। अब देखो, उसमें केजरीवाल और अन्ना में थोड़ा अंतर है। केजरीवाल चालाक आदमी, केजरीवाल को उपयोग किया गया कि हाँ आप इस तरीके से घुमा के कहानी इस दिशा में लाइए, हमारी तरफ बढ़ाइए, तो केजरीवाल सीधे सीधे प्रायोजित दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ लोग बढ़ ही रहे होंगे हमारी तरफ, जैसे कि किसान जो मांग कर रहे हैं या किसान जो चीजें कर रहे हैं, और मैं वही चाहता था कि तुम वही मांगो, तो मैं तुम्हारे आंदोलन में रोक नहीं लगाऊंगा। रोक नहीं लगाना भी एक हिडन प्रायोजन है। प्रायोजित करने का एक ये भी ढंग होता है। किसानों ने जो मांगे की, आप नोटिस करो, शिवांग भी नोटिस करें, इन्होंने जो मांगे की, उस मांगों के संबंध में मांग उठाते वक्त सारे लोगों का कंसंट्रेट ये आ गया कि किसानों के खिलाफ किया जा रहा है। मोदी जी की बाकी हरकतें लोग भूल गए, मोदी जी की बाकी हरकतें लोग भूल गए। अब किसान आंदोलन करके मोदी जी के खिलाफ मुद्दा बना, और मोदी जी ऑलरेडी उसके कांग्रेस के खिलाफ बना चुके थे। अब पंजाब में जो मामला बचा है वो बचा है केजरीवाल, और मैं तो कह रहा हूं केजरीवाल आएगा, 100% आएगा। अब 100% जब केजरीवाल आएगा तो इसका मतलब है नया विश्वास लेके आएगा। अब वहां पे थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमने आपको कहा कि आप जो हैं, हम आपके ऊपर ये नियम लगाते हैं जिससे हम आपकी संपत्ति ले लेंगे, किसानों की संपत्ति या किसानों के ऊपर कब्जेदारी कर लेंगे। हमने ये सोचा कि हमें ये करना है, लेकिन हमें करना 50 साल बाद था। 50 साल पहले हमने ये मुद्दा उठा दिया। अब इसे मुद्दा उठाने में आप जो हैं वो लड़ेंगे, ये आपका हमें पता लग गया, लेकिन उसे पता लगने के साथ ही से एक चीज और पता लग गई कि आप जो हैं अभी बदलाहट के मूड में नहीं है और आप नए आदमी की तलाश में हैं। नया आदमी केजरीवाल लाया जाएगा। केजरीवाल लाने से पहले अब दो बातें हर किसान कह रहा है कि किसान कह रहा है आज की तारीख में, टीवी चैनल कह रहे हैं आज की तारीख में कि असली मुद्दे तो जो हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि बाकी सब मुद्दे गलत हैं, असली मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य है।
केजरीवाल जी को पिछले 7 साल से शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि इनसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता। मतलब एक डेमो पहले तैयार कर लिया जाता है, उसकी मार्केटिंग बाद की जाती है। मार्केटिंग करने के बाद केजरीवाल जी जो हैं वो अब आएंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य लेके आएंगे। अब स्वास्थ्य में भी आप नोटिस करो कि स्वास्थ्य में उन्होंने जो है वो स्वास्थ्य लोन की बात की, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लोन जा रहा। अच्छा, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लोन जो है वो किसी व्यक्ति का इलाज होता है, एलोपैथी द्वारा होता है। 5 लाख रुपए का बीमा है। बीमा कंपनियों को भी कुछ सेटिंग तो होगी फायदे की, ऐसा तो है नहीं कि सरकार अपनी जेब से 5-5 लाख रुपए दे रही है। फाइनली बीमा सेक्टर को फायदा पहुंचाया जा रहा। और अगर शिवांक मैं समझता हूं मोहर लगा सकते हैं गर्दनी हिला के कि बैंकिंग सेक्टर और ये जो बीमा सेक्टर है इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। लौट फिर के ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बैंकिंग सेक्टर और बीमा सेक्टर, और ये दोनों जो हैं हम लोगों को मिलके बेवकूफ बनाते हैं। तो एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरीके से मोदी जी ने लोगों के खाते खुलवा के लोगों को बैंकिंग की आदत डलवाई, दूसरी तरफ जो है वो इस तरीके का बीमा सेक्टर से भी उनकी आदतें डलवाई जा रही हैं। बीमे को लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है कि बीमा महत्वपूर्ण चीज होती है ना। अभी देखो दूसरी तरफ बैंकिंग और बीमा, बैंकिंग और बीमा, अब यहां पे आ गया शिक्षा। शिक्षा लोन आप जानते हैं भविष्य में सबसे बड़ी इंडस्ट्री शिक्षा लोन होने वाली, सबसे बड़ी इंडस्ट्री। मतलब हालत ये होगी कि आपके घर में जो बच्चा पैदा होगा, देखो आज के यूथ की बात देखो, आज के यूथ का माइंडसेट है कि उसे घर से बाहर रह के पढ़ना है। हर लड़का 9वीं और 10वीं के बाद घर से बाहर रह के पढ़ने की सोचता है। आप क्या सोचते हो? डॉक्टर बनने के लिए सोचता है, इंजीनियर बनने के लिए सोचता है कि बाहर जाके डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? नहीं, उसको बाहर रहने की सोच आती है कि बाहर रह के कमरे में बियर पिएंगे, कमरे में लड़की लाएंगे, कमरे में सिगरेट लाएंगे, सिर्फ इसलिए वो बात करता है कि जाके हमें दिल्ली पढ़ना है, कोटा पढ़ना है, इलाहाबाद पढ़ना है। उसके दिमाग में 90% अय्याशी होती है। 2-5% लोग होते हैं जो बहुत अच्छे ढंग से सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे जाके, लेकिन बाकी 98% लोग इसी तरीके के होते हैं। अब इन्हीं को और एक्सट्रीम एक स्टेप और आगे बढ़ा के अब ये कहा जा रहा है कि शिक्षा लोन लेके आप विदेश जाइए। अब शिक्षा लोन की एम्बिशंस कहां से आती है? देखो, मेरे शाहजहांपुर में एक स्कूल है रोटी गोदाम। कितना देखो नाम ही अजीब सा, गरीब सा नाम, रोटी गोदाम। हमारे उस रोटी गोदाम में पढ़े हुए लोग IAS PCS भी हो गए, बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग मैंने वहां से देखे जहां तख्ती में पढ़ते थे। लेकिन आज हमारे शहर का सबसे ज्यादा जो निम्न स्कूल है वो रोटी गोदाम ही है। अब वहां पे कुछ कॉन्वेंट स्कूल है जो बहुत टॉप पे है और वहां पढ़ाना बच्चों को अपना स्टेटस सिंबल माना जाता है। ऐसी कंडीशन में बच्चे जो हैं वो, और माँ बाप भी, बच्चे ही नहीं माँ बाप भी, बच्चे और माँ बाप दोनों अपने स्टेटस सिंबल के लिए बच्चों को बाहर भेजने के लिए राजी होते हैं, जिसके लिए वो लोन लेने से भी गुरेज नहीं करते। आने वाली दुनिया पूरी लोन से डूबने वाली है, ऐसी डूबने वाली है कि हो सकता है कि लोन ले लेके इतने ज्यादा दब जाएं कि फिर पूरी जिंदगी की कंपनियां एग्रीमेंट करें इन लोगों से कि पूरी जिंदगी रिजाइन नहीं कर सकते, हमारे यहाँ काम करना है तभी हम तुम्हें जॉब पे रखेंगे। गुलामी का वो स्तर हो जाएगा कि कितनी भी ज्यादा तुम पढ़ाई कर लो लेकिन लोन निपटाने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन अब देखो मुद्दा यहाँ पे ये था सबसे बड़ा कि हम इन आंदोलनकारियों को पहचाने कैसे। थोड़ा सा वहां पे बात आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। आंदोलनकारियों को पहचानने का सिर्फ एक ही ढंग है। देखो, अगर एक गद्दी पे बैठा राजा और राजा जो चलाता है वो नीतियां, तो अगर हम ये समझते हैं कि इस राजा को बदलना है, कोई भी आंदोलन अगर ये चिल्लाता है कि इस राजा को बदलना है, इस राजा को हटाना है, ये राजा गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब वो
तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है, चाहे आंदोलन प्रायोजित हो चाहे नॉन प्रायोजित हो। मैं सभी आंदोलनों की बात करूंगा, क्योंकि उसका सीधा सा मकसद है कि इस राजा को हटाओ और तुम बैठ जाओ। लेकिन बात होनी चाहिए बदलाहट की, कि आखिर इतने सारे राजा हम चुन के भेज चुके हैं वहां पे, हर बार गड़बड़ क्यों हो जाती है। अभी शिवांग ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, इन्होंने कही थी कि हरियाणा में कोई कहावत चलती है कि ले भाई हम देते ही नहीं, ले भाई तेरा लोन हम लुटाते ही नहीं, अब कर ले जो करना है ना। तो अब ये जो कहावत थी, अब वो लोग जो ऊपर बैठे हैं वो डरते हैं कि कोई ऐसा पपेट ना बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति ना बैठ जाए आके जो हमारा पपेट ना बने, और कहीं उसकी घूम गई और वो जो है आ गया। तो यही बात याद करो, आपके ही प्रोग्राम में मैंने कही थी कि हम चाहते हैं कि किसी की घूम जाए, कोई ऐसा बैठे जो घूम जाए, जो कहता है हम करते ही नहीं तुम्हारा काम। और ऐसा व्यक्ति कभी तभी कह सकता है जब उसे पता हो कि उनकी पकड़ हमारे ऊपर कम है। आज देखो सिस्टम में उन लोगों की पकड़ क्यों ज्यादा है, 2-3 कारण समझ लेने जरूरी है। पहली बात तो यह है कि विश्व सत्ता चलाने वालों की पहली पकड़ तो यह है कि सिस्टम में पहुंचने के जो माध्यम है, जैसे पहले राजनीति समझ लो कि सिस्टम में पहुंचने के लिए राजनीति है। राजनीति में 3 चीजें चलती थी, मनी, मीडिया, माफिया। मनी वो लोग अवेलेबल करवाते हैं कंपनियों के माध्यम से, मीडिया उन्हीं लोगों का है जिसको बोलेंगे वो चीज। माफिया में आप थोड़ा मानता नहीं, माफिया को थोड़ा हटा देते हैं, लेकिन माफिया को भी खरीदना हो तो मनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये तीनों में ही मनी इन्वॉल्व है। तो उन लोगों ने जो सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में मनी भी उनके कंट्रोल में है, मीडिया भी उनके कंट्रोल में है। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चुनाव की प्रक्रिया में एक चीज बहुत बड़ी है, वोटिंग प्रक्रिया, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि ईवीएम भी उनके कंट्रोल में है। तो जो व्यक्ति सत्ता तक पहुंचेगा वो वही पहुंच सकता है जो पहले मार्केटिंग में उनका सहयोग ले और उसके बाद जीतने के लिए भी उनका आशीर्वाद ईवीएम का ले, तभी पहुंच सकता है। अब यहीं पे बात आती है ये कि अगर किसी तरीके से हमारे जो सत्ता पे पहुंचने वाले लोग हैं उनको पब्लिक की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन जाए कि भाई तुम्हें इस तरीके से नहीं पहुंचना, हमें 5 साल बाद चाहिए नहीं इलेक्शन, किसी को भी जिता लो, आंख बंद करो और किसी को भी जिता लो और उसको जाके सत्ता पे बैठा दो और बोलो अब हम चुनाव नहीं करते, अब आजीवन तुम ही रहोगे। मैं एक एज ए गुरु, आध्यात्मिक अनुभव, जो भी कह लो, दिमाग को समझने वाला, मैं जानता हूं कि यदि आपको जिम्मेदारी सौंप दी जाए और आप पे बाउंडेशंस ना हो तो आप लोगों का ख्याल रखते हैं, अंदर से आता है। कहते हैं जो खुद बाप नहीं बना वो बाप का दर्द नहीं समझता, जब बाप बन जाता है तब समझता है कि बाप का दर्द क्या था। उसी प्रकार जब कोई सत्ता में ऐसे चुन के चला जाएगा जिसको कभी हटाने की चिंता नहीं रहेगी, उसको यह भी डर नहीं रहेगा कि ईवीएम का हम क्या करेंगे, उसको यह भी डर नहीं रहेगा कि ये हमारी न्यूज निकालेंगे नहीं निकालेंगे, फिर वो चाहे तो न्यूज ब्रॉडकास्ट पे अपना कंट्रोल कर सकता है हर तरीके से, लेकिन अभी कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि अभी जो नियम बने हुए हैं उसके तहत जो है वो एक स्वतंत्र संस्थान है मीडिया का, हमारा ये चौथा स्तंभ है। ऐसी कंडीशन में चौथे स्तंभ को स्वतंत्रता तो मिली हुई है, लेकिन इनडायरेक्टली जो लोग फाइनेंसर हैं, जो लोग इनके मालिक हैं, वो इनडायरेक्टली इनसे अपना काम कराते हैं, स्वतंत्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति एक ऐसी पोस्ट, देखो मैं फिर कह रहा हूं बार बार, राजा एकमात्र ऐसी पोस्ट है, यदि नए संविधान, नए लॉ, नई बात के तहत उसके हाथ में ही सब सौंप दिया जाए तो वो बाकी जो कमियां हैं उसको खुद फ्लैश आउट कर देगा। ये बात समझनी है। मैंने जब कहा था राजतंत्र वाली बात तो कोई मैंने ऐसे जज्बात में आके नहीं कहा था, मैंने हर दिशा में सोचा, इसीलिए मैंने कहा जिस चाहे दिशा की बात कर लो, मैं समझा सकता हूं कि उस दिशा पे राजतंत्र कैसे इंपैक्ट करेगा। यानी कि अगर कोई राजा हो गया, मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर कोई राजा ढंग का हो गया ना, तो वो ये कौन लोग हैं विश्व शासक,
हम तो नहीं जानते, लेकिन मोदी जी के पास तो इतनी ताकत हो सकती कि वो पता कर सके कौन लोग हैं। अरे 90-95 तो लोग हैं, 90-95 लोगों की तो सुपारी देनी है। जी आप थोड़ा समझो ना, 90-95 लोगों को तो कोई एक देश का प्रधानमंत्री तो इतनी ताकत रख ही सकता है कि 90-95 लोगों की टाई टाई फिस कर दे। लेकिन अगर उसे यही हो कि हमें जाना है, अब आए हैं, अभी बैठे हैं, अब 4.5 साल में जाना है, अब 4 साल में जाना है, अब 3.5, सारा तनाव तो उसको अपने जाने का है। वो उनसे क्या खाक निपटेगा। पहले हमें हमारे ऊपर जो सत्ताधारी हैं, हमें उनके भी दर्द समझने चाहिए। हम क्यों नहीं समझते? हम क्यों शिकायतों से भरे पड़े हैं, सत्ता पापी, सत्ता गड़बड़। देखो, मैं यहां किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं जी यहां किसी पार्टी की तारीफ करने नहीं बैठा हूं। मैं एक मनुष्यवादी सोच के तहत कहता हूं, हर मनुष्य मां के गर्भ से जन्म लेता है। मां जी के गर्भ से जो जन्म लेता है वो इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होता है। अगर हमें उसे ईमानदार बनाना है तो हमें उसका इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म करना पड़ेगा। समाज का निर्माण भी इसीलिए हुआ था कि एक इंसान ज्यादा डर के ना जिए। पहले जंगलों में जीता था तो शेर का डर रहता था, हाथी का डर रहता था, भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा इसका डर रहता था। तो जब मनुष्यता सभ्यता की तरफ निकली है तो हम अपने राजाओं को सिक्योरिटी क्यों नहीं सोचते? हम ये क्यों सोचते हैं वो सिक्योर हैं? मैं तो सच बताऊं, मुझे कभी कभी लगता है कि राजा ज्यादा इनसिक्योर है। जी आज की स्थिति में जो हमारे नेता हैं वो ज्यादा इनसिक्योर हैं। तो हमें हमें पहले समझदारी के साथ जनता को भी समझाओ। हम तो कहते हैं, मैंने फिर कहा, छोड़ दो मेरी बात, तुम्हारी बात, शिवांग की बात, किसी की बात, कोई भी आदमी चुन लो। एक बार मेरे पास एक आदमी आया, देखो बात इसी से रिलेटेड मैं दूसरी कह रहा हूं। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, वो कहने लगा, स्वामी जी आपकी बात बहुत अच्छी है लेकिन हम आप पे समर्पण नहीं कर पाते। तो हमने कहा किस पे समर्पण कर लेते हो तुम? कहने के हम, वो बुजुर्ग थे, कहने के हम अपने पोते पे समर्पण कर लेते हैं। तो हमने कहा देखो, मैं कहता हूं कि मुझ पे समर्पित होके तुम मेरी बात मानो, और जो कहता हूं अगर 20-25 दिन मानो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कहने के आप कहते हैं आप पे समर्पण होता नहीं, तो हमने कहा पोते पे कर लोगे समर्पण? कहने के हाँ पोते पे समर्पण कर लेंगे। हमने कहा पोता कितने साल का है? कहने के 2 साल का। हमने कहा आप कसम खाओ कि 20 दिन तक जो वो कहेगा वही करोगे। जी करेंगे यार, ये तो आराम सी बात कर सकता हूं। मैंने कहा 20 दिन में अगर तुमने कर लिया तो तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे, समर्पण करके देख लो। और उसके बाद बवाल हो गया। तीसरे दिन वो भाग के आए हमारे पास, कहने के स्वामी जी हम घर गए, उसने टाफी मांगी, हमने तुरंत टाफी दिलवा दी। उसके बाद वो टाफी लेके फिर वो कहने लगा दादा दादा हमें ये दे दो, हमने वो भी दे दिया। कहने के उसने तो फिर उपद्रव शुरू कर दिया, वो हर चीज मांगने लगा। और हालत यहां हो गई कि तीसरे दिन तो मेरा रिवॉल्वर मांग लिया कि रिवॉल्वर दो मुझे। कहने लगे अब मैं घबरा गया वाला कि यार अब बड़ा मुश्किल है समर्पण करना। तो मैंने कहा सोचो, अब ये बात एग्जाम्पल हम यहां इसलिए दे रहे हैं कि आप समर्पण भी हर एक पे नहीं कर पाते, तो आप राजा किसे चुनोगे? आप थोड़ा सोचो। मैं ये कह रहा हूं अगर समर्पण ही है तो पूर्ण कर दो। जी मैं मोदी जी के लिए कहता हूं, मैंने कई बार अपने वीडियो में बोला है, मैंने कहा मोदी जी अगर वो लोग तुम्हें सताते हैं तो आपको या तो आपके मोबाइल की वीडियो फिल्म कोई उन्होंने ले ली होगी, या आपकी कोई ऐसी चीज उन्होंने चुरा ली होगी जिससे आप घबरा गए होगे, या फिर आप गए होगे कहीं सम्मेलन में, आपको पकड़ के मारा पीटा गया होगा, उसके वीडियो बना लिए गए होंगे, कुछ हो गया होगा। मैंने कहा मोदी जी एक बार खुल के दिल की बात कह लो। हम पूरे देश से निवेदन करते हैं, अगर आपने रेप भी किया होगा, ऐसा भी कोई प्रमाण मिल जाए तो मैं आपकी तरफ से खड़ा हूंगा कि मोदी जी को माफ कर दें, और इनसे कहेंगे बस हमें उनसे मुक्ति दिलवा दो। समझो बात को मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इससे पहले कि हम विश्व सत्ता से मुक्त हों, उनसे लड़ने के लिए हमारी सत्ता का जो आदमी है उसे हमें मुक्त करना पड़ेगा। आप समझो बात को, हमें उसे मुक्त करना पड़ेगा। और इसी मुक्त का नाम जो है मैंने राजतंत्र के रूप में कहा था।
राजतंत्र का गलत मतलब लगा लिया लोगों ने। मैं कहीं कोई पार्टी नहीं बनाने वाला, ना ही कोई मुझे इस तरीके की चीज रखता हूँ, लेकिन अगर पूछा जाए मुझसे तो मैं फिर बोलूंगा राजतंत्र होना चाहिए। लोगों को बिल्कुल। पहचानने अच्छा, का यही राजतंत्र तरीका पे मैं है बस। आऊंगा प्रकाश जी, मैं चाहूंगा ठीक है, अभी उसी वाले मुद्दे पर आगे बढ़ते हाँ हुए अभी बिल्कुल, वही राजतंत्र के वही विषय में भी कुछ प्रश्न और भी पूछेंगे। मैं सखा जी आपका नजरिया अभी केवल इसी वाले समाधान पर जानना चाहूंगा। अभी सखा जी ने एक निष्कर्ष के तौर पर कहा कि भी एक पॉइंट जो काफी महत्वपूर्ण भी है, कि यदि आंदोलन का उद्देश्य किसी नेता को किसी पद से हटाना है तो समझ लीजिए वो प्रायोजित है। बस सिंपल। इसमें आप कितना समर्थन करते हैं, या आपके नजरिए में भी केवल एक ही एक तरीका है पहचानने का, या कुछ और भी सुझाव आप देना चाहेंगे? तो कुछ और तरीके होते हैं जिनसे बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है आंदोलनों को। सर शिवांग जी। देखिए जो जो तरीका सखा जी ने बताया वो पूरे तरीके से तो मैं नहीं कहूंगा कि वो ठीक है, क्योंकि जैसे कि उन्होंने बताया, जितनी मैंने उनकी बात सुनी, कि अगर हम किसी नेता, कोई जो अभी वर्तमान में नेता बैठा हुआ है, और अगर कोई आंदोलन में ये मांग की जा रही है कि इसको हटाओ और हम बैठेंगे इसकी जगह, अगर यही सिर्फ एक मापक है तो ये मापक गलत है। क्योंकि जो एक व्यक्ति जिसके अंदर विश्वास होता है कि मैं इस व्यक्ति से परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, चाहे वो मोदी हो चाहे वो राहुल गांधी हो, और उस परिवर्तन को मैं करूंगा क्योंकि मैं चीजों को देख पा रहा हूँ। अभी जो देख पाने की बात है, इसकी बात से हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो एक शब्द बोला जाता है नेता, नेता जो बोला जाता है, ये शब्द आज तो बहुत उस दृष्टि से इसको देखा जा रहा है, बहुत गलत दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन नेता शब्द के अगर हम मूल में जाते हैं तो नेता शब्द की जो उत्पत्ति है वो है नेतृत्व से। नेतृत्व से, कि भाई जो नेतृत्व करता है उसे बोलते हैं हम नेता। अब जो नेतृत्व शब्द है उसके भी मूल में जाएंगे तो नेतृत्व शब्द की उत्पत्ति होती है नेत्र से, कि नेत्र, जिसके पास नेत्र है। आम समाज के पास नेत्र नहीं है, उसके पास नेत्र है। नेत्र है इसका मतलब क्या, कि वो रास्ता देख पा रहा है। जो रास्ता वो देख पा रहा है वो आम जनता नहीं देख पा रही है, वो और लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो उस रास्ते को देख पा रहा है, उसके पास इसीलिए वो नेतृत्व कर पा रहा है, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है कि भाई एक रास्ता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके सामने एक गड्ढा है और मुझे वो गड्ढा दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी कारणवश उस व्यक्ति को वो गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा। उसके कुछ कई कारण हो सकते हैं कि भाई किसी ने उसको कोई एक ऐसा चश्मा लाके दे दिया है कि जिस चश्मे से उसको वो गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा, उसको वो सीधी सड़क दिखाई दे रही है। तो आप जो नेता है, जो नेतृत्व कर रहा है, जिसे दिखाई दे रहा है, वो उसे कह रहा है कि भाई सामने गड्ढा है, संभल के जाना, लेकिन वो उसे मूर्ख बताएगा कि भाई नहीं, मैं क्यों मान लूं। तो नेता की एक परिभाषा है कि जिसे नेत्र है, जिसके पास नेत्र है, जो देख पा रहा है चीजों को। तो अगर वो नेतृत्व वाला व्यक्ति ये कह रहा है सरकार में बैठे या सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति से कि भाई तुम्हें वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, मुझे दिखाई दे रही है, तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, मेरे पास नेत्र है, और मैं इस देश का नेतृत्व करना चाहता हूं धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि तुम नहीं कर पा रहे हो। तो और अगर मैं अपने साथ जन सामान्य को इकट्ठा करूं तो ये तो उस चीज का कोई मापक नहीं है कि भाई मैं तुम्हें हटाना चाहता हूं इसलिए ये मैं प्रायोजित हूं या गलत हूं। हाँ, प्रायोजित होता है, सरकारों को हटाया जाता है, एक दूसरे नेता को वहां पे लाया जाता है, लेकिन क्राइटेरिया या फिर मापक ये नहीं है कि भाई मैं नेता हटा दूंगा तो वो है। उसके लिए आपको अगर ये समझना है कि भाई देखिए, इसका ऐसा कोई क्राइटेरिया, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक बारी में समझ जाओगे कि यह आंदोलन प्रायोजित है क्या है। उसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ये उपाय होता है कि आपको समाज को, जनता के पास आपको दृष्टि देनी पड़ती है, एक दृष्टि प्रदान करनी पड़ती है समाज को। आपको समाज को, जिसे हम आम जनमानस में लोग जिसे कहते हैं, जागृत करना पड़ता है। आपको लोगों को दृष्टि देनी पड़ती है। दृष्टि कौन सी? दृष्टि देनी पड़ती है देशभक्ति की। देशभक्ति क्या? देशभक्ति की फिर एक अपनी परिभाषा है कि भाई देशभक्ति किसे कहेंगे, देश की परिभाषा क्या होती है, देश क्या होता है, क्या ये जो मोदी जो कर रहे हैं या कोई भी नेता इतने सालों से जो कर रहे हैं, क्या उसे देशभक्ति की परिभाषा में गिना जाएगा या देशद्रोह की परिभाषा में? क्योंकि देश जिसे हम कहते हैं, देश जो हमारा है, उस देश, वो देश कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाउंड्री है। देश बनता है लोगों से, देश बनता है लोगों से। अगर कोई नेता अपने लोगों का भला नहीं कर पा रहा है तो सामान्य सी बात है कि वो देशद्रोह है। अगर आप ये मानिए जैसे अभी कोरोना आया था तो उसके अंदर जो
जो बेचारे मजदूर इतना लंबा लंबा चल के पहुंचे अपने अपने स्थानों पर, तो उस समय पे क्या ये सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि भाई जो जब ट्रेनें सारी रुकी हुई थी तो उन ट्रेनों में भर भर के लोगों को ही भिजवा देते? पहली बात तो वो डिसीजन ही सारे गलत थे कि लॉकडाउन का, और सारा मान लेते हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन भी लगाया था तो क्या उनको छुड़वा नहीं सकते थे? लेकिन उनको नहीं छुड़वाया, नहीं ध्यान दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि देश में जो रह रहे लोग हैं उनकी चिंता नहीं है, उनके अंदर वो भाव नहीं है कि भाई हमें इनकी चिंता भी करती है। तो वो भाव नहीं है, अगर अगर इतना वो भाव भी नहीं है नेता के अंदर, तो वो देशद्रोह की कैटेगरी में ही गिना जाएगा, उसे देशद्रोही कहा जाएगा, क्योंकि देश लोगों से बनता है, किसी बाउंड्री से नहीं बनता। तो अगर एक ऐसा नेता सत्ता में बैठ गया है, और जैसे सखा जी ने एक बात बोली कि भाई अगर जैसे उन्होंने एक राजतंत्र की बात कही कि भाई अगर हम किसी एक व्यक्ति को वहां ले जाके बिठा दें, कि एक व्यक्ति को हम ले जाके किसी को भी, एक जनरल किसी भी एक व्यक्ति को चुन के वहां पे बिठा दें, और फिर हम वहां से ये बाउंडेशन हटा दें कि अब आपके पास हम आपको 5 साल में बदलेंगे नहीं, आपको ही यहाँ पे रहना है अपनी मृत्यु तक, और आपके बाद किसी और को बना दिया जाएगा, अपनी मृत्यु तक आपको यहाँ पे रहना है। तो ये भी एक चीज अगर हम देखें तो हमारे बिठाने का मापक क्या है उस व्यक्ति को, मापक पे भी बात कर लेंगे, मापक पे भी बात कर लेंगे हम। नहीं, मैं अगर सिर्फ इसी दृष्टि से देख रहे हैं हम कि भाई हम किसी को बिठा दें और वो उसके पास से हम 5 साल की बाउंडेशन हटा दें, तो ये मापक हुआ कि भाई आपको 5 साल की इनसिक्योरिटी, आपको चिंता थी कि मुझे 5 साल तक ही रहना है। मैं वो नेता जो व्यक्ति केंद्रित था, जिसके अंदर व्यक्तिगत भाव थे समाज से ज्यादा, समाज के हित का कोई भाव नहीं था, व्यक्तिगत भाव था कि मैं अपनी सत्ता, मैं उसके अंदर सत्तात्मक प्रवृत्ति थी कि भाई मेरी सत्ता चमकनी चाहिए, मैं सत्तात्मक प्रवृत्ति हूँ, मेरी सत्ता की पुष्टि होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमने सत्ता में बिठा दिया और फिर हम सोच रहे हैं कि वो देश का भला करेगा, तो नहीं कर पाएगा। भले ही हम उसके पास से हम 5 साल का भी हटा बीच में रोकना पड़ेगा, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। रोकना ये पड़ेगा ना कि हम एक सत्ता में बैठे व्यक्ति को, मैं यहाँ पे फिर कह रहा हूं कि कोई ये ना समझ ले मैं किसी के पक्ष में बोल रहा हूं, मैं सत्ता में बैठे व्यक्ति को तो हम देशद्रोही की संज्ञा दे रहे हैं। जो नीचे बैठे लोग जात पात देख के वोट देते हैं, हम उन्हें देशद्रोही नहीं कहेंगे। हम उनको देशद्रोही नहीं कहेंगे जो कि प्रचार देख के वोट देते हैं। अब यह देखो, जब ये परिभाषा की बात होती है ना, तो इतनी परिभाषाएं हैं कि हम परिभाषाओं में उलझ जाते हैं। हम परिभाषा खेलते रहते हैं। हम एक छोटी सी बात कहते हैं, शिवांग बुरा नहीं मानिएगा, एक विचारधारा जो आपने बना ली, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं यहाँ पे सब लोगों की बात, आप क्या बना लिया, बैंकिंग की विचारधारा से बाहर नहीं आ पाते, आप बैंकिंग की विचारधारा से बाहर नहीं आ पाते। देखिए सुनिए, यही तो बात है। देखिए ना, सुन लीजिए, क्या विचारधारा की आज व्यक्ति के मूल की, सुनिए, अब यही तो बात है। मैं साइकोलॉजी पे बात कर रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि एक आदमी, अच्छा मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, एक चीज समझिए। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को, कहानियां मत सुनाओ यार, चीज को देखिए बारीक से समझना पड़ेगा। दिक्कत यही है समाज में कि कोई समझना नहीं चाह रहा कि समस्या की जड़ क्या है। अगर हम मंथन कर रहे हैं तो मंथन का मतलब ही ये होता है। आप समझाते क्यों नहीं सही से? मैं समाज को गाली, मैंने कब दी समाज को गाली? आप समझाइए समाज को, कैसे समझाएंगे वो तरीका बताइए। आप पूरी दुनिया को बैंकिंग सिस्टम से कैसे बाहर लाएंगे, उस पर तरीका बताइए। मैं पहले बात तो कर लूं अपनी। मैं आपके जो आप प्रक्रिया बता रहे हैं, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं उसी प्रक्रिया से बात रखूंगा, मेरे बताने की प्रक्रिया दूसरी है। हाँ बिल्कुल, आप रखिए। बिल्कुल, है ना। तो मैं ही कह रहा हूँ कि अगर एक जो बच्चा पैदा होता है, एक बच्चे का जो मानस तैयार होता है, मानस की अगर हम बात करें कि भाई वो कैसा व्यक्ति बनेगा बड़े होके, वो हिंसात्मक बनेगा। क्योंकि हमने एक छोटे बच्चे को अगर आप देखें तो छोटा बच्चा जब अपने घर में होता है तो उसे हिंसा नहीं पसंद होती। अगर उसे कोई मार धाड़ भी दिखाई दे अपने सामने तो वो डरता है, उससे आंखें छुपाता है, वो देख नहीं पाता। टीवी में भी अगर मारधाड़ दिखाई दे, छोटे बच्चों को प्रेम पसंद होता है, प्रेम। आप देख लीजिएगा, कोई भी एक ऐसा आदमी जो बच्चों को डांट दे, भाई अगर 3-4 साल का एक बच्चा है, खेल रहा है, और एक घर में 3-4 लोग हैं, उनमें से कोई एक अगर बच्चे को डांट देता है कि हप मेरे पास मत आओ, यहाँ से दूर जाओ, तो बच्चा उसके पास नहीं जाता। बच्चा किसके पास जाता है? जो व्यक्ति उसे प्रेम करता है, जो उसे पकड़ लेता है कि आजा बेटा आजा, उसे थोड़ा सा पुचकार देता है। तो बच्चे, हमें इससे समझना होगा कि छोटे से बच्चे के अंदर जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके अंदर प्रेम का भाव है, उसके अंदर हिंसा का कोई भाव नहीं है। वो झूठ नहीं बोलेगा, वो झूठ नहीं होता, स्वभावतः बच्चे के अंदर झूठ नहीं होता कि वो झूठ बोलेगा।
झूठ बोलने की जो प्रक्रिया है बच्चे को आसपास से उसका एनवायरनमेंट तैयार करके देता है, बच्चे को हिंसात्मक उसका एनवायरनमेंट तैयार करके देता है। तो उसका जब एनवायरनमेंट उस बच्चे का मानस तैयार कर रहा है कि तुम्हें झूठ बोलना है या तुम्हें हिंसा करनी है, और ये जो समाज में कंपटीशन है, ये जिसे हम कहते हैं ना कट थ्रोट कंपटीशन, कि भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा नहीं तो वो तुमसे आगे निकल जाएगा, ये जो कंपटीशन का भाव है, ये कंपटीशन का भाव बच्चों के अंदर हिंसा पैदा करता है। हिंसा कि भाई मैं इससे अलग हूं, ये जो मेरे पड़ोस में जो राहुल खेलता है, ये जो मेरे पड़ोस में राहुल मेरे साथ खेलता है शाम के समय, मैं इससे अलग हूं, मेरा व्यक्तित्व इससे अलग है। जो एकात्म का भाव वो हमारा खत्म हो जाता है उस व्यवस्था से जो कंपटीशन पैदा कर रही है, जो ये बता रही है कि तू इससे अलग है। तो हमें इसीलिए उस व्यवस्था की बात करनी पड़ती है जो व्यवस्था उस बच्चे के अंदर हिंसा पैदा कर रही है, जो व्यवस्था उस बच्चे के अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति पैदा कर रही है, जो चीज उसके अंदर एक आदमी का खून कर देने की भी प्रवृत्ति पैदा कर रही है। तो हमें इसके मूल में जाके सोचना पड़ेगा उस व्यवस्था के बारे में, क्योंकि बच्चा बचपन से तो झूठ नहीं बोल रहा है ना, बच्चा बचपन से हिंसा नहीं कर रहा है, तो उसे ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो उसे ऐसा बना रही है, उस व्यवस्था के बारे में हमें चिंतन करना पड़ता है। इसीलिए मैं और वो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था तय कर रही है आज की अर्थव्यवस्था, आज की अर्थव्यवस्था उस चीज को तय कर रही है। आज जो परिवार टूट रहे हैं, गांव के अंदर पूरा कुनबा एक साथ रहता था, कुनबा कैसे टूट रहा है, एक व्यक्ति को शहर आना पड़ता है कमाई करने के लिए, व्यक्ति अपने मन से अपना गांव अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि गांव में जो उसका घर होता है उस घर को छोड़ते हुए उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि जितना बड़ा उसका घेर होता है ना गांव में, उससे शिवांग जी इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ कि ये पूरी व्यवस्था एक दूसरे से चूंकि रिलेटेड करती है तो समझना तो फिर सबको चाहिए। सखा जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने हालांकि एक और कार्यक्रम में जो राजतंत्र की बात की, आप पहली बात तो जो आप प्रोसेस बताते हैं पूरा कि राजा कैसे चुना जाएगा वो भी मैंने सुना था, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, लेकिन जो राजतंत्र की एक परिभाषा कह लो या एक माइंड से रहता है ना कि इंसान जब पहले की सुने हुई बात को अर्थ निकालता है कि राजतंत्र अब आपका जो राजतंत्र है वो दूसरा है, लेकिन अब किसी व्यक्ति को आप बताएंगे कि मैं राजतंत्र की बात करता हूँ तो वो पूरा या तो उसको एक बार में एक्सप्लेनेशन आपका चाहिए, वरना वो सीधे सिंपल वही माइंड में उसके आएगा जो अब तक सिखाया गया है, शुरू से उसको ये बताया गया है। तो इस चीज का भी समाधान क्या है कि या तो आप इसको राजतंत्र ना बोले जी। यहाँ राजतंत्र मत छेड़ो, यहाँ अभी तो पॉइंट पर आते हैं। अभी शिवांग ने एक बात कही कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल मासूम सीधा सच्चा होता है, फिर आगे चल के वो समाज में चालाक होता है, ठीक है कही। अब हम ये मानते हैं कि सिस्टम अभी 400 सालों से उन लोगों ने, वो जो बदमाश लोग हैं सोना बेचा करते थे, उन्होंने बदल दिया। मैं पूछना चाहता हूँ क्या 400 साल पहले राम राज्य था? राम राज्य की क्या परिभाषा है आपकी? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, रामराज की भी परिभाषा कर लो, हर एक की परिभाषा कर लो, पहले शशांक की भी परिभाषा होगी, शिवांग की भी परिभाषा होगी, परिभाषा में मत उलझो। देखो सुनो मेरी बात सुनो, आज एक मिनट हटा दो आप, फिर यही तो मैं क्यों है, कुछ सोच समझ के लोगों ने परिभाषाएं बनाई होंगी किसी चीज की, परिभाषा शब्द हटा दो फिर शब्द। देखो सुनो, मैं एक बात जानता हूँ कि कुछ मूर्ख किताब में इतने उलझ गए कि उसके बाद किताबों का इजाद होता रहा और नई किताब लिखने के लिए नई परिभाषा लिखनी पड़ी। अगर किताबों से बाहर ले आओ इंसान को तो कोई परिभाषा नहीं होती, जीवन सामने तय होता है, परिभाषा नहीं होती। क्या ही नहीं रहा, यही तो देखो, एक मिनट सुनो, किसी चीज का आधार होता है ना, किसी चीज का आधार होता है, कोई आधार नहीं होता। आपके शरीर का आधार 5 इंद्रियां और जो है 7 रोग हैं, बस दैट्स ऑल, इतना आधार है। और एक बात मान लीजिए, हम इस देश के चाणक्य को तो मानेंगे नहीं मानेंगे, सब पहले सहमति कर दो वरना चाणक्य पे चर्चा ना हो जाए। इस समय हम चाणक्य को मानते हैं नहीं मानते? हम मानते हैं कि ज्ञानी थे नहीं थे? बताओ किसी को शक है? शिवांग तुम्हें शक है? तुम्हें शक है? चाणक्य की पूरी चाणक्य नीति पढ़ लो, जबकि मैं पढ़ता नहीं हूं। मैंने आखिर का पेज खोल के देखा था, सिर्फ वो बात समझ में आ गई थी चाणक्य क्या कहना चाह रहे। जो अंबेडकर लिख के गए वही चाणक्य लिख के गए। चाणक्य ने हर आदमी की डेफिनेशन की, ये ऐसा वाला ऐसा, ऐसी औरत ऐसी होती, ऐसा व्यक्ति ऐसा होता, ऐसा राजा ऐसा होता, ऐसा धनपति ऐसा होता, और अंत में लिख दिया कि जो वही बातें कह रहा हूं ये गुण किसी भी तरीके से पैदा नहीं किए जा सकते, इसको आदमी जन्मजात लेके पैदा होता है। इसका मतलब चाणक्य कह रहे हैं कि आपके गुण जो आप बात कर रहे हैं उसको जन्मजात लेके पैदा होते हैं, सोसाइटी का कोई रोल नहीं है। जिस सोसाइटी में आप उन लोगों को पाते हैं जो मूर्ख हैं, उसी सोसाइटी में आप और हम भी पैदा हुए हैं। हम अपने को मूर्ख कहते हैं?
हमें भी वही एनवायरनमेंट मिला, हमारे माँ बाप भी उसी तरीके से सब चीजें करते थे, लेकिन हम वैसे नहीं बन पाए। मैंने एनवायरनमेंट मूर्ख से कभी नहीं कहा ही होता। नहीं, मैंने देखो मूर्ख कहा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ जनता ना समझ जो भी कह लो, ना आप यही समझ तो भी नहीं कहा, बंदा तो ना सब समझ भी नहीं कहा। मतलब देखो व्यवस्था का जो अब सीधा प्रभाव पड़ता है वो आप कहना चाह रहे हैं, शायद उसकी बात शायद करना चाह रहे हैं सखा जी मैं कि नहीं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। देखिए, दो बात होती है। जब देखो शास्त्रार्थ होता है ना, मेरी बात सुनिए, शास्त्रार्थ होता है ना, तो उसमें एक बात होती है खंडन होता है, एक मंडन होता है। ठीक है, मंडन का मतलब ये होता है कि आप मेरी बात रिपीट करेंगे एग्जैक्टली कि मैंने क्या बोला है, और मुझसे पूछेंगे कि भाई क्या आपने ये बात बोली थी। जब मैं सहमति भर दूं कि हाँ मैंने ये बात बोली थी, तब उस बात का खंडन किया जाता है। मैंने ना चलो समाज चलो, को आपने ये नहीं ना बोला, समझ बोला। आपने ये नहीं बोला, अगर मेरी आपने बात, नहीं बोला, इसे बोलते हैं आपने मिसकोट नहीं कर बोला। भाई, मैंने नहीं सुनिए बोला। सुनिए, समाज का ओके, मैं क्या दैट्स कह ऑल, रहा हूँ, दैट्स ऑल, समाज दैट्स की ऑल। मनस्थिति समझनी पड़ेगी कि समाज मैं काम ये कैसे करता है। फिर वही बात, समाज अब मूर्ख आप ये नहीं है। अरे अब आप ये तो कह रहे हो कि एक व्यवस्था ऐसी बनी है जिसकी वजह से सब लोग वैसे ही सीख रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि उसी व्यवस्था में हम लोग भी तो पैदा हुए, हम क्यों नहीं सीख गए? चाणक्य की उस बिल्कुल बात से सहमत यही है। होते हो कि नहीं होते हो? ये प्रकृति का नियम है। मेरी बात तो समझिए, मेरी बात समझिए प्रकृति भाई। का 10 नियम नहीं है ये, मेरी बात तो ये हमारा खुद मेरी का बात तो पैदाइशी गुण है। हाँ, तो वही तो नियम है प्रकृति का, वही तो कह रहा हूँ। बात तो समझिए मेरी भाई। 10 लोग हैं, 10 लोग समान जी बुद्धि लेके तो पैदा नहीं हुए। उसमें से कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो थोड़ा सा इस बात, सबके अपने अपने गुण है भाई। कोई व्यक्ति किसी बात को समझ जाता है, कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा, वो उस बहाव में बहता है भाई। एक कोई लोग हैं जिन्हें बहुत गाड़ी लेके बहुत आनंद आता है, और उनकी संख्या समाज में बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा कि भाई मेरा व्यक्तिगत कुछ सुख हो, मेरी एक बढ़िया सी गाड़ी हो, मैं उसमें चलूं। मेरा नहीं है। ऐसे बहुत लोगों का नहीं है। उनकी परसेंटेज हमेशा कम होती है। जो समाज में परिवर्तन करते हैं उनकी परसेंटेज हमेशा कम रही है। और बाकी जो समाज है, बाकी समाज अनुसरण करता है। उसको जो समाज दे दिया जाता है उसके अंदर वो रहता है। आप लोगों के लिए राम राज्य स्थापित कर दो, लोग उस राम राज्य में जीने लगेंगे। राम राज्य एक व्यवस्था का नाम है। उस व्यवस्था में जैसे समाज जीने लगता है, प्रेम से जिएगा, तो उसकी स्थापना हो जाती है भाई। उसकी स्थापना करने सच वाले जो लोग हैं वो कम सच होते हैं, बात तो हमेशा ये कम है, होते हैं, सुनो सुनो, हमेशा कम सच होते बात हैं। तो जी सच बात तो ये है कि हम जैसे थोड़े जैसे लोगों को लगता है कि दुनिया में इस समय बड़ा अपराध घट रहा है, बड़ा उन विश्व शासकों ने दुनिया को तबाह कर दिया है, लेकिन सच कहें तो 98% लोग तो खुश हैं उसमें। उन्हें पता ही नहीं है कि कुछ गड़बड़ हुई है। उन्हें ना वैक्सीन गड़बड़ लग रही है, ना मास्क गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ ही नहीं लग रहा है। तो अब अगर हम जी ये कहें कि फिर वो तो रामराज्य में ही जी रहे हैं, फिर हम तो 2% दुखी हैं, हम अपने लिए रामराज्य बना ले, हम उनके लिए रामराज्य क्यों जी बनाने चल रहे हैं? वो तो जी रामराज्य ही अच्छा बन रहे हैं। अभी सखा जी इसकी और शुरुआत हुई शिवांगी थी दोनों को मैं आंदोलन से, रोकते हुए आंदोलन मैं से। मुद्दे पर लेकर आना चाहूंगा जहां से हमने शुरू किया। देखिए दो बातें तो मुझे समझ में आई। अभी हमारे साथ एडवोकेट साहिल गोयल जी भी जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और अभी जो मुद्दा चल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लेट तो हो गए हैं, लेकिन संक्षेप में आप समझ लें ताकि आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे पाए। आज का मुद्दा ये था कि जैसे हमारी जो जनता है नेताओं से ऊब जाती है तो आंदोलनों पर विश्वास करती है कि तमाम अभी पिछले दिनों में भी कई सारे आंदोलन हुए, चाहे वो अन्ना आंदोलन ले लीजिए या किसान आंदोलन। लेकिन आंदोलनों से भी निराशा हाथ लगती है जनता को जब पता चलता है, क्योंकि ये आंदोलन भी पहले से प्रायोजित होते हैं। इनका उद्देश्य दरअसल जनता की भलाई करने के लिए नहीं होता है। ये आंदोलन भी उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा में वो षड्यंत्रकारी समाधान के तौर पर। अभी सखा जी आपका निष्कर्ष जहां तक मैं समझा, भी आपने कहा कि पहचानने का तरीका सिंपल वही है कि सही आंदोलन जो प्रायोजित है आंदोलन, ये पहचानने के लिए आप देख लीजिए कि किसी आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ ये है कि किसी को सत्ता से एक नेता को हटाना है। शिवांग जी कह रहे हैं कि फिलहाल किसी भी तरीके से हम मापदंड से ये पहचान कर ही नहीं सकते कि कोई सा आंदोलन प्रायोजित है, कौन सा नहीं है। साहिल जी मैं आपके पास आ रहूंगा इसी प्रश्न को लेकर के, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। आपसे मैं सीधा एक प्रश्न पूछूं, क्या आप दर्शकों को बता पाएंगे, जनता को बता पाएंगे कि कैसे पहचाने कि जो आंदोलन है वो प्रायोजित है या नहीं है? किस आंदोलन का हमने साथ देना चाहिए, किस आंदोलन का नहीं? साहिल जी। जी सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा इसके अंदर कि जो आंदोलन किस दिशा में बढ़ रहा है, उसके मुद्दे क्या हैं, कहाँ पे वो क्या क्या लोग कर रहे हैं, और क्या उसमें एक चेहरे को चमकाने की कोशिश की जा रही है या कुछ गिने चुने चेहरों को चमकाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब वो आंदोलन जो है कहीं ना कहीं जो होता है कल को मैनेज हो सकता है और खराबी हो सकती है। और जिस प्रकार से हम लोग उस दिन वहां पे 19 तारीख को पुलिस स्टेशन के अंदर थे, हमारे को डिटेन किया हुआ था,
तो सखा ने भी एक बहुत बढ़िया बात कही थी। इन्होंने कहा था कि हर 5 साल के बाद नए नेता आ जाते हैं, लेकिन जनता हर बार हार जाती है। तो ये जी। एक 2 मापदंड है। एक तो उसके साथ-साथ जो है, हमें सेंट्रलाइजेशन की जगह डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करना है। जैसे कि 20 तारीख को मैं कल गया हुआ था वहाँ पे, आपके हरियाणा के अंदर, और खाप पंचायतों ने मिलके ये फैसला लिया कि हम सरकारों की दमनकारी नीतियों को नहीं मानेंगे और इसके बाद अब से फैसले हम लोग लिया करेंगे, यानी कि गाँव स्तर के ऊपर फैसले होंगे। ये चीज़ चाहिए हमारे को, इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेंट्रलाइजेशन की जगह डिसेंट्रलाइज करना है। एक सिंगल चेहरा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे चेहरे होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होती शुरू प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगी। तो आंदोलन जो है, आपके मुद्दे क्या हैं, उनसे आप मुद्दों पे चलिए, ना कि आप नेताओं की शक्लों पे चलिए। जी, बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने एक संक्षेप में बता दिया कि कोई एक चेहरा चमकाने का प्रयास कर रहे हैं किसी भी आंदोलन के द्वारा, तो वो भी प्रायोजित की श्रेणी में आ जाता है और उससे सतर्क रहना। सखा जी, आपकी छोटी-सी मैं टिप्पणी चाहूँगा, जो साहिल जी बता रहे हैं उससे कितने सहमत हैं? जी सखा जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। जैसे कई बार क्या होता है कि अब जैसे कि साहिल ने कहा कि जनता पे होना चाहिए। तो मैं जब जनता की बात करता हूँ, तो मैं जैसे साहिल ने अभी ये कहा कि वहाँ कल गए थे, वो एक पंचायत थी। पंचायत में 5 पंच जो हैं वो प्रमुख होते हैं। जनता की सहमति 5 लोग लेते हैं, फिर वो 5 प्रमुख होते हैं। उसी तरीके से जैसे मैंने जब कहा था कि भाई देखो, वो 5 प्रमुख होके भी किसी को कहेंगे, फिर उनका भी एक प्रमुख होगा, तो बात वो हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि बात तो ज्यादा लोगों से आती है, लेकिन सबके लिए आदेश तो फिर भी एक ही जगह से लागू होगा, ये बात भी है। कहीं ना कहीं ये बात होगी। अगर हर जनता से पूछ के या 100 लोगों से पूछ के कहा जाएगा कि आप बताओ कि क्या करना है, तो भाई करना ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने हमेशा देखा है कि अगर 10 लोगों की मीटिंग करा दो तो कोई फैसला ही नहीं निकल सकता, क्योंकि वो सबके विचार जहां लिए गए वहां पे निर्विचार हो जाओगे तुम। मैं तो मतलब हो एक जाता लीडर हूँ। तो बनना ही पड़ता है। बिल्कुल, किसी एक पे विश्वास तो जताना ही पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है, जैसे मैंने पुराने समय की बात कहो, अगर मैं कह रहा हूं राजतंत्र की बात थोड़ी देख ली, मान लो किसी एक बच्चे को बैठालने की बात, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बच्चा ससुरा जो है वो सब कब्जेदारी कर लेगा। मैं ये कह सकता हूं हिंदुस्तान के 1000 लोग, 2000 लोग, वो चुनिंदा लोग जो हैं एक सिस्टम में, एक कम्यून, एक आश्रम, एक व्यवस्था में रहें और वहां से वो निगाह रखें। उतने सारे लोग जो हैं उस पर निगाह रखें वो किस किस तरीके की गड़बड़ कर रहा है, पकड़ वहां से होगी। एक व्यक्ति तो निश्चित ही होना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। आप कितना भी कर लो, जनता सरकार का मतलब ये नहीं हो सकता कि जनता हर एक जो कहे वो ही हमें मानना है। फिर तो कोई बीड़ी मांगेगा, कोई तंबाकू मांगेगा, कोई हुक्का मांगेगा, कोई दारू मांगेगा। सबकी जब तक पूरी नहीं होगी तो खुश हो ही नहीं सकते। ये तो बड़ी बड़ी दिक्कत की। अभी हम लोग साहिल और हम लोग उस दिन निकले बाहर, तो वहां याद है पार्क में बैठे थे जाके, तो बात ये थी भैया जो अब थोड़ा सा सोच ले कि कैसे होना है, लेकिन वहां जो और लोग थे उन्होंने इतने ज्ञान दे दिए कि ये होना चाहिए और ये होना चाहिए कि जिसमें सहमति हो ही नहीं सकती। फाइनली ये था कि माथा बनना आ गया, हमने कहा भैया बड़ा मुश्किल है, अभी सोचेंगे बैठ के। मेरा तो हमेशा ये मानना है कि अगर जैसे इन्होंने कहा कि नेता वो होता है जिसके नेत्र हो खुले हुए, जो समझदार हो, तो मैं ये समझता हूं कि नेत्र वाला अगर व्यक्ति है तो पहले उस नेत्र वाले व्यक्ति को सबको संदेह उठा लेना चाहिए। मैं तो खुल के कह रहा हूं कि मुझ पे जितने संदेह उठा सकते हो उठा लो, सारे संदेह उठा लो, और जब संदेह सारे गिर जाएं और विश्वास हो जाए तब चलो, वरना मत चलो। मैंने साहिल से भी उस दिन हम लोग बात यही कर रहे थे कि जनता ही सारे लोग केजरीवाल को वहां क्यों बुलवाना चाह रहे थे। हमने कहा यार हम तुम 3 लोग जाएंगे तो यही होगा कि हम तुम 3 नेता हो गए, बाकी लोग गड़बड़ हो गए। हाँ बोलो साहिल। जी साहिल जी। इसमें एक तो मैं पॉइंट रखना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है ना, जो तंत्र है, उसका कंट्रोल बहुत लिमिटेड होना चाहिए। उसका इन्वॉल्वमेंट जो है आम जन की जो चीजें हो रही हैं उसके अंदर वीडियो बहुत थोड़ा सा लिमिटेड अटक रोल गया होना है, चाहिए। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। नहीं, साहिल की आवाज सही आ रही है, साहिल आप शुरू रहें। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है, जिसका शब्द के मायने भी आज शायद लोगों को नहीं पता है, इसके शब्द के मायने भी गवर्न जो होता है वो होता है कंट्रोल, और मेंट होता है माइंड। ये माइंड कंट्रोल का मैकेनिज्म है। तो ये माइंड कंट्रोल का मैकेनिज्म ठीक है, ये बहुत समय पहले से चलता आ रहा है।
आज एकदम से हटाना इसको बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका जो इन्वॉल्वमेंट है आम जन की, आम जो उसकी दिनचर्या है, जो उसके रोल हैं, लाइफ जो उसकी चल रही है, उसके अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम होना चाहिए। आज के दिन हर स्तर के ऊपर ये गवर्नमेंट घुस चुकी है, आपके माइंड के अंदर, आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, हर एक चीज के अंदर ये लोग घुस गए हैं। तो इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होना चाहिए। बहुत जो मूल सिद्धांत हैं उनको तय करने के लिए, राष्ट्र की नीति को सेट करने के लिए इसका गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। उसके अलावा बेसिक चीजें जो बहुत ज्यादा नीचे तक हैं और आम जन की जो उसकी पर्सनल प्राइवेसी है, वहां पे गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी, लेकिन इतना संभव हो नहीं पाता साहिल जी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बातें करने में या तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, भूल चुके हैं पूरा। तो इसके लिए स्टेप क्या हो सकते हैं कि जो आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से जनता का कंट्रोल हो कैसे पाएगा? कुछ संक्षेप में आप जरा सुझाव भी दे पाए इसके समाधान के तौर पर कि ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा? देखिए, एक तो हमें आम जन को जो है उसके प्राइवेसी के बारे में जागरूक करना होगा कि उनके बेसिकली उनकी क्या निजी जानकारी है। हर जानकारी अगर आपसे जो आपका राजा है वो ले रहा है तो वो गलत है। मोटी बात यही है कि आपको अपने राजा को हर जानकारी नहीं देनी है। आप अगर एक तंत्र में रह रहे हो, एक राज्य में रह रहे हो, तो जरूरी नहीं है उसको आपकी एक एक गतिविधि का पता हो। ये गलत है। उसको आपके माइंड के अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं उसको इस चीज के बारे में पता हो, ये गलत है। मोटी बात ये है, आपको अपनी प्राइवेसी पता होनी चाहिए कि कहाँ पे है और कहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, जहां सार्वजनिक लाइफ है आपकी और कहाँ आपकी प्राइवेट लाइफ स्टार्ट होती है। उसके बीच में बहुत डिफरेंस होना चाहिए, जो आज के दिन बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। नहीं, लॉ में तो ये लिखा हुआ है कि मूल अधिकारों पे बात, लेकिन बात असल में आपने भी देख ली होती कहाँ है। जो लिखा हुआ है वो भी मान कहाँ रहे हैं। अभी हम सब इसी के तो शिकार होके आए हैं कि मूलभूत अधिकारों पे ही बात नहीं हो रही है। दिक्कत तो सबसे बड़ी यही बिल्कुल है। बिल्कुल आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 21 को जो है इस समय पे बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। तो ये इम्प्लीमेंट कैसे हो? क्योंकि दुखद बात तो है, लेकिन समाधान तो चाहिए ना, क्योंकि इस तरह से चल तो नहीं सकता। बट अब इसका समाधान नजर नहीं आता है। लेकिन अब जैसा आंदोलन की अगर बात करते हैं तो यही एक तरीका लगता है कि लोग आक्रोशित होकर के अपने लिए आवाज उठाएं। लेकिन आज का जैसे कि मुद्दा ये रखा है कि आंदोलन से भी चल रहा। जी, अब एक बात कह दूं, थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है, बार बार कह रहा हूं। अभी हम सब मान लो सरकार से एक बात कह रहे हैं कि अगर पैंडेमिक आया है तो एलोपैथी की क्यों लड़ रही है, आयुर्वेदिक क्यों नहीं लड़ रही? आयुर्वेद भी लड़े, एलोपैथी भी लड़े, और एक जो बाबाओं के पास ज्ञान होता है वो भी लड़े, सब मिलके लड़े ना इस बीमारी से। तो अब हम सरकार से तो ये बात कर रहे हैं कि सब मिलके इस बीमारी से लड़े। लेकिन जब हम आंदोलनकारी, मैं अब बहुत अंदर की बातें बोलूंगा, कि जब हम आंदोलनकारी लड़ने निकलते हैं तो हालत यह है कि हर आंदोलनकारी कहता है कि इसी तरीके से लड़ो। वो उसकी अपनी एक सोच है कि ऐसे ही लड़ा जाए, दूसरे का तरीका गलत है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आंदोलन की राह में सबसे ज्यादा रुकावट समान विचार के लोग होते हैं। सबसे ज्यादा तो उनसे लड़ना पड़ता है। समान विचार के लोगों से सबसे ज्यादा लड़ना पड़ता है। ये मैंने देखा है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं। ऐसी जगह जहाँ पे रुकना मुश्किल था, तीन के हैं तो उसमें क्या पापड़ बेले हमने और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अभी तो ये बहुत ही मुश्किल था। अभी सचिवालय के सामने 3 दिन तक देखो, अब हम लोगों का आंदोलन अगर प्रायोजित होता तो प्लान होता। हम लोगों का तो कोई प्लान ही नहीं था, बस मूड में आया बैठ गए। और उस कंडीशन में हम लोगों को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, लेकिन एप्रिसिएशन की बजाय, सपोर्ट की बजाय हम लोगों को कई जगह क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये गजब की बात है। मैं बिल्कुल इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा, मुझे तो बहुत एप्रिसिएशन दिखा है इसके अंदर। जो लोग सही देख पा रहे हैं, इसके अंदर बहुत काम हुआ है। जो सही लोग हैं, जिनके अंदर बौद्धिक क्षमता है थोड़ी, वो तो समझ पा रहे हैं कि इन्होंने एक्चुअल में तंत्र को वार किया, इन्होंने मुद्दे को भटकने नहीं दिया। जो लास्ट में हमने चेंज किया और इसको पुलिस पे नहीं आने दिया, क्योंकि वो भी हमारे ही भाई हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे खिलाफ, और हमने इसको भटका के पुलिस के अगेंस्ट ना करके उस तंत्र पे ही वार किया एक्चुअल में। तो इसमें हमने बहुत अच्छा किया है और बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको चलाया। मैसेज पहुंचा बहुत दूर तक, मैसेज बहुत लंबा पहुंचा। लेकिन अब क्रिटिसाइज कौन कर रहे हैं? जो समान विचारधारा के हैं,
जो इस सिस्टम से लड़ने की बात करते हैं, क्रिटिसिज्म उधर से आ रहा है। मेरे पास कई ऐसे कॉल आए हैं कि जहां पे हमें बताने की कोशिश की गई कि ये और होता, ये और होता। मेरी एक आदत है ना, अगर कोई मुझसे कहता है कि ये और होना चाहिए था, तो मैं उससे कहता हूं कि तुम ये कर देते। सही बात है भाई देखो, फिल इन द ब्लैंक अगर तुम्हें मालूम है तो तुमने भरा होता। अगर कोई कह रहा है कि इसमें प्लान होना चाहिए था, भाई तुम प्लान करते। अगर तुम कह रहे हो कि इसमें भीड़ होनी चाहिए तो तुम भीड़ ले आते। भाई हम पे तो जो था हमने वो कर लिया, हम पे जितने शस्त्र थे हमने उतने चला दिए। देखिए प्रकृति तो एक चीज है ना, ऑटोमेटिकली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, आप टाइम टू टाइम स्टेप्स लेते हो, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट हो सकता है उस समय पे किया जाता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, प्रकृति ने हमारी पूरी मदद की इसके अंदर, और हम लोगों ने एक के बाद एक जो भी हर्डल्स थे इसको हमने पार किया जी। अच्छा शिवांग जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ और भाई थोड़ा उसी के आसपास मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। अभी लगभग निष्कर्ष के ऊपर पहुंच चुके हैं कि जो आंदोलन है, अब अगर मैं डायरेक्टली अभी वर्तमान के आंदोलन के भविष्य की बात करूं, तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है खासकर इस समय जबरन टीकाकरण को लेकर के, चाहे ये जो कोरोना के नाम पर जितने भी गलत नीतियां बनाई हैं इनके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, कितना इसको सफलता पूर्वक आप समझते हैं शिवांग जी की क्या ये एक तरीका है वहां तक पहुंचने का, जो एक समाधान हमको इतना मिल जाए कि जनता उस षड्यंत्र से भी कुछ आजादी पा पाए और जो गुलामी की तरफ बढ़ती जा रहे हैं खासकर हमारी भारतवासी, वो भी कुछ आजादी की सांस ले पाएंगे बाद में। उस रास्ते को आप कैसे देखते हैं शिवांग यादव जी, आंदोलन का रास्ता? नहीं देखिए, आंदोलन का रास्ता तो बिल्कुल होता ही है, करना ही पड़ेगा। बात यह है कि अगर एक उदाहरण से इस चीज को समझे, मान लीजिए कि एक व्यक्ति चल के जा रहा है और रास्ते में गड्ढा होने की वजह से वो सड़क पे गिर जाता है और उसके चोट लग जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए उसके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने ये घटना होते हुए देखी कि भाई इसके चोट लग गई। तो एक तरीके का तो व्यक्ति ऐसा है जो कि उस व्यक्ति के पास जाके उसकी मरहम पट्टी करके उसको वहां से भेज देगा कि ठीक है भाई मैंने मरहम पट्टी कर दी है, तुम जाओ। एक तो ये प्रकार का व्यक्ति है। अब इसी परिस्थिति में एक दूसरे प्रकार का भी व्यक्ति है, भाई व्यक्ति गिरा, उसके चोट लगी, इसने क्या किया, उसकी मरहम पट्टी करी। मरहम पट्टी करने के बाद वो गड्ढा भरा। गड्ढा भरने के बाद इसने वो जो सड़क बनाने वाले जो भी अधिकारी हैं, जो भी बनाते हैं, जो भी टेंडर लेते हैं, उनके यहाँ पे जाके एक आंदोलन किया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, कि भाई ये सड़क में गड्ढा कैसे हो गया और तुमने इतना भ्रष्टाचार किया, तुमने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, आंदोलन किया। फिर एक इसी परिस्थिति में एक तीसरे प्रकार का व्यक्ति बैठा है, भाई उसके चोट लगी, उसने चोट लगने वाले की पट्टी करी, गड्ढा भरा, वहां पे जाके आंदोलन भी करा और फिर उसने इस बात पे चिंतन करके अपना एक संगठन बनाया कि भाई एक व्यक्ति कि इस प्रकार उसकी चिंतन इतना कैसे नीचे गिर गया कि उसके अंदर की मानवता इतनी कैसे खत्म हो गई कि उसने सड़क में गड्ढा छोड़ दिया कुछ पैसे के चक्कर में, कि भाई उसको उसके मन में ये लालच कैसे आया कि मैं अपने पास थोड़े से पैसे बचा लेता हूं और वो गड्ढा होने देता हूं कि उस गड्ढे से कोई गिर जाए, कोई मर जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बचपन से तो वो ऐसा नहीं था। तो ये जो पैसा है या ये जो अपने पास बचाना चाह रहा है इस चीज को, इस चीज में गड़बड़ क्या है? आदमी उसको खा तो जाता नहीं। भाई किसी भी व्यक्ति ने कभी संग्रह जिसे हम संग्रह कहते हैं, वो पहली बार कब किया होगा? किसी भी चीज का संग्रह के मूल में भय। मुझे डर लगा तो मैंने संग्रह कर लिया, मुझे डर लगा, मुझे लगा कि भाई भविष्य में मुझे ये चीज नहीं मिलेगी तो मैंने संग्रह कर लिया। लेकिन अगर भविष्य में मिलने की सुनिश्चितता है कि मुझे मिलेगी ही मिलेगी, तो मैं उस चीज का कभी संग्रह नहीं करूंगा। तो एक व्यक्ति संग्रह क्यों कर रहा है, इस बात पे चिंतन किया और उसके लिए एक संगठन करके एक व्यवस्थित ताकत बनाई। व्यवस्थित ताकत, सिर्फ आंदोलन के बल पर सब कुछ नहीं होगा। आंदोलन की अगर हम देखें तो ऐसा ही होता है कि कोई एक दो नेता होते हैं, नेता के पीछे भीड़ होती है, वो भीड़ आती है किसी मुद्दे के लिए, उस मुद्दे को पास करवा लेती है, पास होता है तो नहीं होता है, कई बार नहीं भी होता है, वापस चले जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। भाई कभी कोई कानून पास कराना होता है, कोई कानून सरकार ले आती है तो उसके विरोध में कर देते हैं। सिर्फ आंदोलन से नहीं होगा, आंदोलन जरूरी है लेकिन सिर्फ आंदोलन से नहीं होगा, एक संगठन बना के एक व्यवस्थित ताकत बनानी पड़ती है। अपने जैसे कम से कम नहीं तो 100 नेता खड़े करने पड़ते हैं। जैसे राजीव भाई थे तो एक राजीव भाई के समय में गलती यही हुई, क्योंकि देखिए जो वो दुश्मन है ना, वो ये देखता है कि इनका सेनापति कौन है, सामने जो सेना खड़ी है इसका सेनापति कौन है, सेनापति ये है, उसको मरवा देता है।
अगर उस सेनापति का दूसरा सेनापति नहीं है, अगर वो सेनापति अपना दूसरा सेनापति घोषित करके नहीं गया है, तो लड़ाई वहां खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसा ही हुआ, राजीव भाई के जाने के बाद उनकी जितनी सेना थी, जितने लोग थे, सब बिखर गए। सेना के साथ ऐसे ही होता है। तो अगर राजीव भाई अपने जैसे एक और राजीव दीक्षित खड़ा करके जाते, ये जिम्मेदारी होती है, गुरु की जिम्मेदारी होती है अपना शिष्य तैयार करके जाए। तो अगर राजीव भाई तैयार करके जाते तो आज वो लड़ाई खत्म नहीं होती। तो हमें उस गलती से सीखते हुए हमें यही तैयार करना है कि पहले तो तय किया जाए कि किस विचारधारा पे चलना है, किस दिशा में चलना है। जब वो तय हो जाए, उसके बाद फिर एक संगठन का निर्माण करना है। जो संगठन का निर्माण कर लेगा वो केंद्र बनेगा उस पूरी देश में होने वाली परिवर्तन का। तो शायद फिर तो आप कितना ही बड़ा आंदोलन करो, फिर आंदोलन मैनेज्ड होता है कि भाई हमारे हाथ में, उसे कोई खरीद नहीं सकता, कोई बिकेगा नहीं आंदोलन में। क्योंकि जब एक प्रक्रिया से आप निकल के आंदोलन को तैयार करते हैं तो नहीं बिकता है। ऐसा हमेशा आंदोलन का ये इतिहास नहीं है कि हमेशा आंदोलन बिके ही हैं। आंदोलन जमीन से भी खड़े हुए हैं और सरकार हारी भी है, ऐसा भी हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि सारे आंदोलन बिकी गए। ये लोग कोशिश करते हैं, जो आंदोलन ईमानदार होता है उसे खरीदने की, लेकिन हर बार नहीं खरीद पाते। हर बार अगर उनका पूरी दुनिया पे कंट्रोल हो ही गया होता ना, उनका पूरी दुनिया पे आज कंट्रोल नहीं है। हम लोग बात कर पा रहे हैं, हम लोग जीवित हैं, ये उस बात का सबूत है कि उनका आज भी पूरी दुनिया पे संपूर्ण कंट्रोल नहीं है 100%। अभी भी उनके हाथ से वो चीजें छूटी हुई हैं। तो जब तक छूटी हुई है तब तक लड़ाई के आसार बने हुए हैं। इसलिए आंदोलन हर कोई बिक नहीं जाता। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई समाज एकत्रित होके समाज को हमें दिशा देनी होगी, फिर समाज अपने आप ही ताकत खड़ी करेगा। समाज इस बात पे निर्भर नहीं रहेगा कि ये आंदोलन बिक सकता है, ये आंदोलन नहीं बिक सकता। समाज अपने आप एक ताकत खड़ी करके खुद लड़ने के लिए सामने आएगा। जी बिल्कुल। साहिल जी, जैसे अभी 19 तारीख का जो भी धरना हुआ है, आंदोलन हुआ, अब इसी क्रम को आप आगे रखना चाहेंगे, कुछ अपडेट दे दीजिए ताकि कार्यक्रम को वैसे मंत्री ओर ले जाऊंगा। तो साहिल जी जाते आते ये अपडेट जरूर दें कि क्या ये 19 तारीख के धरने के बाद आगे भी आपका कोई आयोजन है इसी श्रेणी में, तो दर्शकों को अपडेट दें साहिल जी। देखिए, पहले अपडेट देने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन कुछ होगा ना, आपको पता लग जाएगा, वो ही अच्छा रहता है। जी अभी 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 बहुत ही मतलब अर्ली होगा अगर हम आपको अभी कोई अपडेट देंगे किस चीज के बारे में। पूरी तैयारी करनी पड़ती चीजों के लिए। वो भी वहां पे जो हुआ, प्रकृति ने हमारे को बहुत मदद की उसके अंदर, और हम लोग जो है इन चीजों को कर पाए। आसान नहीं था, ये चीजें आसान नहीं होती। जितना कहना आसान है कि मैं आज आपको डेट दे दूं, कोई कह दूं कि हाँ मैं जा रहा हूं भाई उस दिन के ऊपर, और पहुंचो वहां सारे के सारे, तो इस तरीके से नहीं होता है। जी सखा जी, आपकी एक आखिरी बात मैं एक सवाल लेकर के करना चाहूंगा, इनको जवाब देते हुए आप अपनी पूरी बात रखें, जो अपना आपका फाइनल मैसेज रहेगा। एक ये मंजीत कौर है, ये कह रही हैं कि सखा जी क्या मोदी जी को परमानेंट पीएम बनाने आए हैं क्या? अरे यार, क्या आप बेवकूफी वाली जवाब दे। इन्हें मेरा वो वीडियो दिखा दो जिसमें मोदी की मां बहन की थी हमने। इनके मैं लिंक में वो डाल देना। असल में यही तो हो जाता है। दिक्कत ये है, आंदोलन की दिक्कत ये है कि जब हम करते हैं सत्ता के खिलाफ तो लोग समझते हैं पार्टी के खिलाफ हो रहा। दिक्कत यहाँ पे है, हम व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम वहां गद्दी पे बैठे आदमी पे बात नहीं कर रहे। और ये जो लोग हैं जो ये प्रश्न करते हैं, ये गद्दी पे बैठे इंसान से बंधे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं, जैसे अभी शिवांग कह रहे थे, दो बातें शिवांग ने कही थी कि एक तो कहा था कि जो भयभीत आदमी होता है वही कोई चीज स्टोर करता है, तो ये बात आ गई वहीं पे इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स वाली। मैं लोगों का इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स दूर करने वाली बात करता हूं। जिस दिन लोगों का भय दूर हो जाएगा, वो चाहे सत्ता पे बैठा आदमी हो, चाहे जमीन का आदमी, भयभीत सब है। अगर भय दूर हो जाएगा तो सत्ता वाला आदमी भी काम करेगा और नीचे वाला भी। दूसरी बात, मैं 8 PM क्रांति के संबंध में कम से कम बात कह सकता हूं कि 8 PM जो हमारा परिवार है, प्रतिदिन 8 बजे, जैसे कि हमने कहा, हमारे जैसे सखा, हमारे जैसे हम लोगों को बनाना चाहे, तो हमारे जैसे हम 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग खड़ा करना चाहें, तो एक तो तरीका होता है कमरे में बैठाल के खड़ा, जैसे कमरे में आओ गुप्त मीटिंग करके, और हम एक व्यक्ति को चुन के कह देंगे हम मर जाए तो वो आ जाए। गुप्त मीटिंगों से जो आएगा वो साजिश करता होगा। हमारे परिवार में, यहाँ सखा परिवार में हमारे साथ जो लोग रहते हैं, उनके सामने मेरा जीवन खुला है, और जो वहां पे सुनते हैं मुझे दूर, उनके सामने मेरा जीवन खुला है। और ऐसी कंडीशन में आदमी जब कोई मानता है, आपको समझता है, हृदय में उतारता है, तो वो पूरे तरीके से मजबूत होता है। साहिल ने देखा, हमारे संग में 3 स्त्रियां, 4 स्त्रियां गई थी, क्या एक पल के लिए भी कोई स्त्री हिली?
नहीं। आखिरी मोमेंट तक। तो ये वो स्त्रियां नहीं है जो मैंने कोई दबा रखा है या मैंने कोई सिखा रखा है, दवाई सिखाने वाले भाग जाते हैं। सीधी सीधी बात थी, आत्मिक रूप से एक्सेप्ट किया था उन्होंने, आत्मिक रूप से मेरा जीवन देखा था, संघर्ष की कला सिखाई थी मैंने उनको, और ये कोई 9 साल से है, कोई 8 साल से है, इतने लंबे समय से मेरे साथ हैं और मैं इनको लगातार ट्रेन करता हूं। दूसरी बात, 8 PM के तहत भी मैंने लोगों को यही कहा, मैंने एक भी व्यक्ति को नहीं कहा कि आप आंदोलन में आइए। साहिल गवाह इस चीज का, मैंने किसी को पर्सनली एक फोन भी नहीं किया, शायद साहिल ने मेरा फोन ही बजते नहीं देखा होगा, मैंने एक को भी फोन नहीं किया कि तुम यहाँ पहुंचो, जबकि मैं चाहूं तो बहुत लोगों को कह सकता था, लेकिन मैंने यही कहा कि मैं हूं, आपको लगता है बेहतर तो आप आए, और फिर भी कई लोग आए, बहुत लोग 8 PM से आए और रुके वहां पे, पूरे वक्त रुके, उन्होंने अपना समय दिया। तो ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे हृदय में उतार के अपने हृदय का परिवर्तन करके अपनी मजबूती लाई। वरना क्या होता है, अगर हम दिमाग से सम्मोहित कर दें लोगों को 4 बातों से, तो उस कंडीशन में लोग आ तो जाते हैं, लेकिन जब डंडे बरसते तो भाग जाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि आंदोलन जो है वो उस समय स्पॉन्टेनियस हो गया, हम लोगों का तो कोई मूड ही नहीं था, वो तो ये समझ लो कि बात आई, जिद पे आ गई थोड़ी सी, जैसे बच्चे की तरह हम लोग जिद्दी हो गए उस समय, तो सारा कुछ खेल हो गया वहां पे। हाँ, लेकिन मैंने कहा कल आपके प्रोग्राम में, एक मिनट साहिल कहना, हमने आपके कल ही एक बात कही थी, हमने कहा अभी तक तो हम खेल खेल रहे थे, आंदोलन तो अब होगा शुरू आंदोलन। अब मेरे अंदर आया है कि अब मैं दिखा भी दूंगा कि आंदोलन कैसे होते हैं, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन मेरा आंदोलन हो सकता है सड़कों पे ना हो, मेरा आंदोलन कुछ और ढंग से हो, क्योंकि मैं बहुत नए डायमेंशन में चलने वाला आदमी हूं, मैं कुछ ऐसा सोच के लाऊंगा जो सोची भी नहीं होगी किसी ने। तो अब आप बात कर सकते हैं साहिल। जो मैं इसमें एक छोटा सा ही पॉइंट रखना चाहूंगा, इसके बाद कंपाइल करेंगे इसको, कि जो इसमें कह रहे हैं कि मोदी के लिए परमानेंट लाना चाहते हैं, तो आप देखिए जो आंदोलन हुआ वहां पे पुलिस किसकी थी भाई, तकलीफ तो उनको हुई, हम बैठे किसी और के सामने थे, दिन उसी पुलिस के लिए दुहाई देता है कि ये पुलिस जो है मेरे को तंग करती है, मेरे अंडर कर दो, और बाद में तकलीफ दूसरे आदमी को ही जिसने उस पुलिस का यूज करके हमारे को वहां से चक्का। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है आपको, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये व्यवस्था बदलने के लिए हो रहा है। ये जो भी आंदोलन कर रहे हैं हम लोग, या जिस कोशिश में लगे हुए हैं, वो एक पूरी जो गेम चल रही है, ये जो कुछ मुट्ठी भर लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हटाने के लिए हो रहा है। और फिर भी अगर आप नहीं समझ पाते हो तो इसका मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता नहीं है। जी, चलिए इस कार्यक्रम को फिलहाल अंत की ओर ले आते हुए और बता देता हूं कि अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे हम इसी तरह की राजनीतिक या कोई सामाजिक समस्या के मंथन के साथ। लेकिन आज के इस मंथन से बहुत सारे जानकारियां जो दर्शकों को मिली हैं, तो निसंदेह उनको फायदा भी मिला होगा और वो इस बात पर आगे भी चिंतन करें, थोड़ा सोचें विचारें। बाकी का सभी दर्शकों का और आप सभी मेहमानों का समय निकाल करके इस कार्यक्रम आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।